हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की दो रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 टू 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 टू 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है, ये क्लास 2 में आपको मिलेगा। और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास ही आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है, इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल में है, अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं। लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हाँ जी, हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं किसका, चैप्टर नंबर 19 डिमांड एंड रिकवरी का। तैयार हैं आप इसके लिए जी? तो आप आएंगे एक बार फटाफट से अपने नोट्स में पेज नंबर 19.2 पर। पेज नंबर 19.2 पर यहां मैं आपको ध्यान दिला दूं, सेक्शन 73 जो कि अदर देन फ्रॉड के केस में नोटिस इश्यू होता है 2 साल 9 महीने में और ऑर्डर पास होता है इसका 3 साल में। अगर फ्रॉड वाला केस है तो नोटिस इश्यू होता है सेक्शन 74 में 4 साल 6 महीने में और ऑर्डर पास होता है 5 साल में। अगर आपने टैक्स नहीं पे किया, शॉर्ट पे किया, गलत रिफंड ले रखा है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज है तो। अब ये गवर्नमेंट को पता, डिपार्टमेंट को पता कैसे लगता है कि ये नोटिस इशू करना टैक्स की चोरी हो रखी है? इसके लिए मैं आपको एक बार लिंकेज कराता हूं आपके असेसमेंट एंड ऑडिट के चैप्टर से। हाँ जी, हमने ऐसा पढ़ा था सेक्शन 59 टू सेक्शन 64 में असेसमेंट हुआ करती थी। सेक्शन 59 में होती थी सेल्फ असेसमेंट। आप यहां पर अपनी जीएसटीआर 1 बिल वाइज डिटेल और 3बी में आप अपना टैक्स पे किया करते थे। अब इस रिटर्न की स्क्रूटनी होती है सेक्शन 61 में, तो इस सेक्शन का हमारा सेक्शन 73 74 से लेना देना है। इस सेक्शन 61 में आपकी रिटर्न की स्क्रूटनी होगी। अगर आपने रिटर्न ही नहीं फाइल करी तो सेक्शन 62 में आपकी असेसमेंट होगी। तो ये सेक्शन 62 में असेसमेंट होगी, यहां कोई नोटिस वोटिस की बात नहीं है 73 74 में। या अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले ही नहीं रखा तो आपकी असेसमेंट सेक्शन 63 में हो ही गई वहां। इन दोनों को हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोलते थे, तो ये वहीं डिटरमाइन हो गया टैक्स। तो यहां कोई सेक्शन 73 74 की कोई बात नहीं है। और एक असेसमेंट हुआ करती है सेक्शन 64 में, समरी असेसमेंट। तो ये दो रेड कलर, ये आपके सेक्शन 73 74 से लेना देना है। बीच में एक आपकी प्रोविजनल असेसमेंट थी। अब मैं इसको सेक्शन 61 को थोड़ा डिटेल में बताऊं आपको। क्या रजिस्टर्ड पर्सन जिसने रिटर्न फाइल करी है उस रिटर्न में कुछ गड़बड़ है तो आपसे क्लेरिफिकेशन मांगता था। रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई रिटर्न फाइल करी, उसमें अगर कोई गड़बड़ है तो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता था। क्या गड़बड़ है भाई, उसके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके बेस पे वो चेक करता था। मैंने आपको 11 पॉइंट लिखवाए थे, आपको ध्यान हो। उसके बाद जीएसटीआर 1 है, उसके बाद 3बी है। जीएसटीआर 1 में जो आपने सेल बिल की डिटेल डाल रखी है उतनी वैल्यू पे 3बी में टैक्स दिया कि नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो वो आपको क्या पूछेगा, आपसे क्लेरिफिकेशन मांगेगा। नंबर 2, उसके बाद 2बी है और आपका 3बी में आईटीसी ले रखा। 2बी में जो आईटीसी देख रहा है क्या उससे ज्यादा तो 3बी में आईटीसी नहीं ले रखा। नेक्स्ट, इन आईएसडी ने जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया वो आपके 2ए में दिख रहा है उसको, क्या उससे ज्यादा क्रेडिट तो आपने 3बी में नहीं ले रखा। नेक्स्ट, आपने जो रिवर्स चार्ज का क्रेडिट ले रखा क्या उतना आपने कैश लेजर से जमा करा रखा है, नहीं करा रखा। ऐसे हमने कुछ 11 पॉइंट बात करी थी। तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर आपके रिटर्न की स्क्रूटनी कर रहा है। अब उसे कुछ गड़बड़ लगी, जैसे मान लीजिए आपने जीएसटी का रेट 12 लगा रखा है और उसे लगता है कि 18 लगेगा, गड़बड़ लगी, उसने आपसे क्लेरिफिकेशन मांगी, वो सेटिस्फाइड नहीं है।
तो उसे लगता है कि अब कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, फिर इनको 73 74 का नोटिस इशू करना चाहिए। वो कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा? और वो आपका खुद ऑडिट कर सकता है सेक्शन 65 में, डिपार्टमेंटल ऑडिट, या अगर केस कॉम्प्लेक्स है तो वो सीएसीएमए से ऑडिट करवा सकता है, स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66 में, या आपकी प्रीमाइसेस पर इंस्पेक्शन सर्च सीजर करने के लिए आ सकता है। तो इन 3 तरीकों से वो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। भाई अगर तुमने रेट 12% लगा रखा तो इस रिटर्न में थोड़ा ना, पिछले सालों के रिटर्न में भी लगा रखा होगा, पिछले महीनों के रिटर्न में भी लगा रखा होगा, तो वो कुछ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, जिसके बेस पे फिर वो इकट्ठा आपको एक नोटिस इशू करना चाहता है। तो इस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो आपको सेक्शन 73 या 74 में फिर वो नोटिस इशू करेगा। तो एक तरीका पता लग गया जी। सेक्शन 62 में जो असेसमेंट होती थी रजिस्टर्ड पर्सन की, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी तो आपके पास एक सेक्शन 46 में नोटिस आता है, 15 दिन में फाइल कर दो, नहीं फाइल करते तो यही असेसमेंट हो जाती थी, टैक्स लायबिलिटी यही निकल गई। 5 साल में ऑर्डर पास हो जाता है एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से, तो यही निकल गई, तो फिर 73 74 की जरूरत नहीं है। ऐसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में भी यहीं पर ही असेसमेंट होगी, तो 73 74 की नोटिस की जरूरत नहीं है। जरा समरी असेसमेंट पे आए। मान लीजिए आपकी एक प्रीमाइसिस पर माल पड़ा हुआ है जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नहीं दिखा रखा, और वहां पर 5 करोड़ की टैक्स की चोरी का माल रखा हुआ है। डिपार्टमेंट को यह पता लगा, उसे लगा कि रेवेन्यू बहुत हैवी है, अगर देरी करी तो फिर इससे रेवेन्यू कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने क्या किया, ऑर्डर पास कर दिया समरी असेसमेंट वाला। लेकिन एसएससी कहता आपने मेरा पक्ष तो सुना ही नहीं। वो अब एसएससी के एप्लीकेशन के बाद इस ऑर्डर को वो विड्रॉ कर लेते थे। विड्रॉ करने के बाद लेकिन अब वो आपको सेक्शन 73 या 74 का नोटिस इशू करेगा। इसके अलावा 73 74 में नोटिस इंस्पेक्शन हो रही है आपके प्रीमाइसेस पर, उस दौरान बुक्स में कोई गड़बड़ मिली, या आपने मान लो कंपटीशन स्कीम नहीं मिलनी थी ले रखी है, एग्जामिशन नहीं मिलनी थी ले रखी है, आईटीसी नहीं मिलना था ब्लॉक ट्रेड वाला ट्रेड ले रखा है, वैल्यू कम ले रखी है, तो आपको सेक्शन 73 74 में नोटिस इशू कर सकता है। तो असेसमेंट के ये 2 सेक्शन, कौन सा, ये रेड वाले, ये सेक्शन 61 और सेक्शन 64, यहां से आपका 73 74 का नोटिस इशू करना डिपार्टमेंट को पता लग सकता है। या कुछ इंस्पेक्शन सर्च सीजर हो रही है, आपके कोई रिलेटिव कोई मित्र ने बता दिया कि ये बिना बिल के माल बेचते हैं, हमने इंस्पेक्शन में बात करी थी, एम्प्लॉय ने जाकर बता दिया, तो फिर आपके यहां सर्च करने आएगा, रीजन टू बिलीव था, अगर देखा गड़बड़ है तो वो 73 74 में नोटिस इशू करेगा। तो आइए अब वापस आते हैं हम आपके नोट्स में। तो मैंने आपको बता दिया 73 74 में नोटिस इशू कैसे होता है। अब 73 शो कॉज नोटिस, एससीएन का मतलब है शो कॉज, कारण बताओ क्यों ना तुमसे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लिया जाए। हाँ जी, क्या आपको नोटिस में टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का अमाउंट लिख कर देगा? जी हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा का ऑर्डर नहीं पास हो सकता। अच्छा जी, शो कॉज नोटिस कब यहां पर इशू होगा? अगर आपने टैक्स नहीं पे किया या शॉर्ट पे किया, 4 वजह से टैक्स नहीं पे किया, शॉर्ट पे किया, आउटवर्ड सप्लाई पर या इनवर्ड सप्लाई पर आपने आईटीसी गलत ले रखा है, या रिफंड आपने गलत ले रखा है, रिफंड गलत ले, तो ये 4 केसेस में वजह अदर देन फ्रॉड, तो इसके साथ ये 3 वर्ड्स आएंगे, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन, ये अदर देन, ये नहीं है, तो आपके पास 2 साल 9 महीने में नोटिस आएगा। और अगर 3 साल में ऑर्डर, अगर फ्रॉड है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, उस वजह से टैक्स नहीं पे, शॉर्ट पेड, एर्नस रिफंड, आईटीसी रॉन्गली अवेल यूटिलाइज है, तो 4 साल 6 महीने में नोटिस आएगा। और 5 साल में ऑर्डर, ये हमें टाइम कब से देखना है, ये डेट कौन सी डेट से, 2 साल 9 महीने या 3 साल या 4 साल 6 महीने या 5 साल, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से या एर्नस रिफंड की डेट से। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है जी? अगले साल की 31 दिसंबर। तो इस डेट से ये 2 साल 9 महीने या 3 साल या 4 साल 6 महीने या 5 साल, 5 साल। अब आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है, सर ये नोटिस कौन इशू करेगा? इसका मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे चार्ट बनवाया था। अच्छा, यहां पर ये एग्जांपल भी था कि आपका ऑर्डर फिर कैसे पास होगा। अगर 17 18 है तो आपकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 12 18, तो यहां अगर 74 वाले ऑर्डर की बात करते हैं, इसमें 5 साल ऐड कर दो, 31 12 23, और 73 वाले के लिए 3 साल ऐड कर दो, 31 12 21, 18 19 में ऐसे 19 में 5 साल ऐड कर दो, 31 12 24, और इसमें 3 साल 31 12 22। नोटिस की अगर हम बात करें 74 में 6 महीने पहले तक, 30 6 23 तक, 31 12 24 तक 6 महीने पहले तक, 30 6 24 तक, लेकिन 73 में 3 महीने पहले तक, 30 9 21 तक, ये तो मतलब 2 साल 9 महीने होते हैं ना, ऐसे ये 3 महीने पहले तक नोटिस इशू हो सकता है। ध्यान रहे, यहां हम एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है एक्सटेंडेड वाली नहीं ले रहे। सी इंस्टीट्यूट कहता है आप एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट जो ओरिजिनल है वही याद रखो, वैसे ये डेट एक्सटेंड हुई थी तो हमें एक्सटेंडेड डेट से देखना होता है, वो प्रैक्टिकली देखना है, यहां पर नहीं। अच्छा, तो अब बात कर रहे हैं कि ये नोटिस कौन इशू करेगा। हाँ जी, इसके लिए एक ऐसा चार्ट आपने बनाया था, ध्यान हो आपको,
सबसे ऊपर होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके नीचे बोर्ड, बोर्ड के नीचे चीफ कमिश्नर। पूरे भारत को 21 जोन में डिवाइड कर रखा है। यूं समझ लीजिए मोटा मोटी तौर से एक स्टेट एक चीफ कमिश्नर के पास है, दूसरा स्टेट दूसरे चीफ कमिश्नर के पास है। ऐसे एरिया मतलब डिवाइड कर रखा है। अगर छोटे छोटे स्टेट है तो हो सकता है 2-3 क्लब करके एक चीफ कमिश्नर को दे रखे हो, ठीक है। और अगर बड़ा स्टेट है तो हो सकता है एक बड़े स्टेट में 4-5-6 चीफ कमिश्नर हो जिनको अलग अलग एरिया दे रखा हो। ये किस लिए दिया जाता है? मान लीजिए 2 लाख करोड़ का कलेक्शन का टारगेट मिला एक महीने का बोर्ड को, सीबीआईसी को, तो ये सीबीआईसी अपने नीचे जो चीफ कमिश्नर उनको ये टारगेट दे देगा कि इतना इतना रेवेन्यू कलेक्ट करके दो। चीफ कमिश्नर आगे नीचे कमिश्नर को दे देगा। तो चीफ कमिश्नर के नीचे होते हैं कमिश्नर, कमिश्नर के एरिया को कमिश्नरेट बोला जाता है। कमिश्नर की हेल्प के लिए एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, और एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर के नीचे एसीडीसी, इसके एरिया को डिवीजन बोलते हैं, और एसीडीसी से नीचे सबसे नीचे सुप्रीम, इसके एरिया को रेंज बोलते हैं। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, आपको ध्यान, तो चैप्टर 2 से आप रिवाइज डिटेल में वहां से कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जीएसटी में ये जो 3 है, सुप्रीम, एसीडीसी, एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर, इन्हीं को ही प्रॉपर ऑफिसर माना जाता है। यही सेक्शन 73, 74 में नोटिस इशू करेंगे या ऑर्डर पास करेंगे। अच्छा, और आपको मैं ध्यान दिला दूं, नोटिस एक ही बंदा सीजीएसटी का और एचजीएसटी का दोनों डिमांड एक ही ऑफिसर इशू करेगा, अलग अलग नहीं। ये आपको मैंने वही बताया था चैप्टर 2 में, ये क्रॉस एम्पावरमेंट है, एलोकेट कर रखा है हर एसएससी को, या तो सीजीएसटी ऑफिसर को या एचजीएसटी ऑफिसर को, वही सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों डिमांड इशू करेगा। अब अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर की डिमांड है, सीजीएसटी की एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर इशू करेगा। अगर 1 करोड़ से कम 10 लाख से ऊपर है तो एसीडीसी, 10 लाख से कम है तो सुप्रीम। इतना ही अमाउंट एचजीएसटी का भी, क्योंकि वो सीजीएसटी के अलावा एचजीएसटी भी। तो अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो ये डबल कर दो इसको, क्योंकि हमने सीजीएसटी करे तो डबल कर दो इसको, ठीक, इनको डबल कर दो। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन नोटिस इशू करेगा। अच्छा, यही चीज आप पिछले पेज में देखेंगे, पेज 19.2 पर, ये आपको यहां पर ये दे रखी थी। अच्छा, यहां एक चीज और, मान लीजिए आपको सुप्रिंटेंडेंट ने भी नोटिस इशू कर रखा है, एसीडीसी ने भी नोटिस इशू कर रखा है, फिर ऑर्डर कौन पास करेगा? एसीडीसी, जो मतलब जो हायर लिमिट वाला है, ये हमने ऐसा पढ़ा था, जो हायर लिमिट वाला फिर वो ऑर्डर पास करेगा। इसे बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या एडजुडिकेशन भी बोला करते हैं। जो ये ऑर्डर पास करते हैं पहले वाला, इस ऑर्डर को ऑर्डर इन ओरिजिनल या एडजुडिकेशन ऑर्डर भी बोला करते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, वैसे तो जो नोटिस या ऑर्डर पास करते हैं यही लोग पास करते हैं, लेकिन डीजीजीआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, इसका क्या काम है? ये ऑडिट कमिश्नर का ये काम क्या है? इनका काम है तरीके ढूंढना जो लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं चोरी के लिए, फिर उन लोगों पे रेड लगा के उनको पकड़ना। अब ये उनको पकड़ के क्या करें? उनको ये नोटिस इशू कर देते हैं। ये ऑर्डर ये पास नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिस इशू करना या ऑर्डर पास करना यही का काम था, सुप्रीम, एसीडीसी या एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर का। तो हमने कहा तुम एक काम करो, नोटिस तो भेज दो, लेकिन ऑर्डर जो पास करेगा यही पास करेंगे। अब कौन सा ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा? जिसके एरिया में वो नोटिस ही रजिस्टर्ड होगा वो ऑर्डर पास करेगा। अच्छा, मान लीजिए कंपनी के एक से ज्यादा ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो उसका तो एरिया अलग अलग ऑफिसर्स के एरिया में आ रहा है, अलग अलग कमिश्नरेट के एरिया में आ रहा है। तो फिर इसका ऑर्डर कौन पास करेगा? यहां एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर, वो वाले जिनको ऑल इंडिया जुरिडिक्शन है। तो कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको पूरे भारत के ऑल इंडिया जुरिडिक्शन दे रखे, फिर वो ऑर्डर पास करेंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई जी? अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, अब इससे पहले मैं आपको सेक्शन 75 कराना चाहूंगा, क्योंकि वो 73, 74 से थोड़ा इसका लेना देना है। तो मेन बैच 19.16 पे आ जाइए, फास्ट बैच 19.7 पर फटाफट से। हाँ जी, सेक्शन 75(4), कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, खास तौर से अगर उसने रिक्वेस्ट करी है रिटर्न में कि मेरे को मेरा पक्ष सुना जाए, फिर ऑर्डर पास करो। और अगर आप एडवर्स डिसीजन ले रहे हैं, मतलब आप जीएसटी का रेट ज्यादा लगा रहे हैं, वैल्यू कम, वैल्यू उसकी ज्यादा ले रहे हैं, एग्जाम्पशन नहीं दे रहे हैं, आईटीसी डिसअलाउ कर रहे हैं, एडवर्स डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो फिर ऑर्डर इनवैलिड माना जाएगा। ये जो सेक्शन 75 में ये जनरल प्रोविजन, जनरल बातें बताई गई हैं, पहले जीएसटी आने से पहले कोर्ट की कोई जजमेंट थी, उसी को यहां पर उन्होंने लिख कर बता रखा है। नेक्स्ट, हाँ जी, अगर वो आपसे एडजॉर्नमेंट मांगता है, भाई आपने उसको बुला लिया, हो सकता है उसकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो, आईसीयू में हो, या कहीं बाहर जाना उसको, विदेश में उसका ट्रिप है, तो उस दिन नहीं आ सकता, तो आप उसको एक अलग डेट दो। तो मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट तारीख पे तारीख उसे दी जा सकती हैं पर पर्सन, मतलब एसएससी को भी और डिपार्टमेंट को भी। नेक्स्ट, हाँ जी, आगे मेन बैच 19.16 पर, फर्स्ट बैच 19.7 पर जी। 75(6),
जो ऑर्डर पास होगा वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब उसमें रीजंस बताने पड़ेंगे कि हमने अगर मान लीजिए जीएसटी रेट 12 से 18 लिया तो क्यों लिया है। किसी पर्टिकुलर एसएससी के केस में कोर्ट ने डिसाइड किया 18%, तो वो रीजन उसमें एक्सप्लेन करो क्यों आप 18% ले रहे हो। तो आपके लिए भी हम इसलिए 18% लेते हैं क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट में कोई और डील करता था, उसके लिए कोर्ट ने 18% बोला था। नेक्स्ट, जितना नोटिस में डिमांड मांगी, मान लीजिए 50 लाख, ऑर्डर 50 लाख से ज्यादा का 55 लाख का नहीं पास हो सकता। अगर आपको 55 का पास करना तो 5 लाख का फिर पहले नोटिस इश्यू करो, अगर टाइम लिमिट बची हुई है उसकी। तो 50 से कम का ऑर्डर पास हो सकता है। नेक्स्ट, हाँ जी, ऑर्डर जिस ग्राउंड पर भेजा गया था, मान लीजिए नोटिस भेजा था हमने डिस्काउंट डिसअलाउ के लिए, ऑर्डर हम अब पास करना चाहते हैं जीएसटी 18%, नहीं जी, ये पॉसिबल नहीं है। जिस ग्राउंड पर नोटिस भेजा गया था उसी ग्राउंड पर ही ऑर्डर आपको पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में गए, अपील में आपके टैक्स के अमाउंट को मॉडिफाई कर दिया गया, तो इंटरेस्ट पेनल्टी भी मॉडिफाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 73 में आप पेनल्टी पड़ेंगे, वहां है टैक्स का 10% और 10,000 whichever is higher, और 74 में पेनल्टी टैक्स के बराबर लगती है। तो चूंकि टैक्स के बेस पर पेनल्टी फिक्स है या टैक्स के ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है, तो अगर टैक्स मॉडिफाई हुआ तो इंटरेस्ट पेनल्टी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, 75(9) इंटरेस्ट के बारे में डिमांड ऑर्डर में लिखा हो ना लिखा हो देना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू डेट के बाद लगता है टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जब तक आप पे नहीं कर देते तो उनको क्या पता कि आप कब पे करोगे, इसलिए ये आपको इंटरेस्ट के बारे में ना भी लिखो तो भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, 75(10) ऑर्डर 3 साल अदर देन फ्रॉड के केस में, फ्रॉड के केस में 5 साल में पास हो जाना चाहिए, और नोटिस भी 2 साल 9 महीने 4 साल 6 महीने में आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो ये इनवैलिड, आपको कोई डिमांड नहीं देनी, प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी। 75(13) बाकी पॉइंट बाद में करेंगे। 75(13) अगर आपके 73 74 में पेनल्टी लगा दी गई है तो फिर इस एक्ट किसी और सेक्शन में पेनल्टी, जैसे एग्जांपल 122 है, 29 है, 130 है, वहां पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अगर सेक्शन 73 74 में पेनल्टी लग गई है तो। अच्छा जी, अब आ जाएंगे वापस, अब आ जाइए वापस, हम कहां पर थे, हम पेज नंबर 19.2 पर थे। अब जी, हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, आपको नोटिस आ गया 50 लाख का, नोटिस आ गया 50 लाख का। अब इसके बाद ऑर्डर पास होने में टाइम लगेगा। जो अदर देन फ्रॉड का ऑर्डर है, नोटिस इशू के बाद 3 महीने का टाइम है, सफिशिएंट टाइम देना चाहिए एसएससी को, उसका पक्ष रखना है, और उसमें एडजॉर्नमेंट भी हो सकती है, 3 अभी आप पढ़ के आए हो। ऐसे फ्रॉड के केस में 4 से 6 महीने में नोटिस, उसके बाद 6 महीने का टाइम ऑर्डर पास करने में। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, नोटिस इश्यू होने के बाद जब हम ऑर्डर पास करने लगे, इस दौरान कोई गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? हमने जीएसटी का रेट 12 लगा रखा था, डिपार्टमेंट को लगता है 18 लगेगा, तो उसने हमें नोटिस भेज दिया था। तो यही वजह तो हो सकता है कि जब नोटिस इश्यू होने के बाद ऑर्डर पास हो रहा है, इस दौरान भी यही हमने 12% लगा रखा हो। तो क्या इस पीरियड के लिए सेम ग्राउंड है, तो क्या इसके लिए नोटिस भेजे या स्टेटमेंट भेज दे? सर दोनों में फर्क क्या होता है? नोटिस होता है डिटेल, रीजन बताना पड़ता है कि 12 की जगह 18 क्यों ले रहे हैं, कि किसी और एसएससी के केस में कोर्ट ने 18% डिसाइड किया, इसलिए हम आपके केस में 18 ले रहे हैं। तो ऐसे रीजन एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, ग्राउंड्स डिटेल में देने पड़ते हैं। स्टेटमेंट तो जस्ट एक कैलकुलेशन शीट है, भाई हमने वो ग्राउंड नोटिस में बता ही रखे हैं, वही सेम ग्राउंड इस वाले पीरियड के लिए है, तो इसके लिए सेपरेट नोटिस क्या इशू करें? स्टेटमेंट इशू कर देते हैं, स्टेटमेंट इशू कर देते हैं जी। हाँ, अगर ग्राउंड सेम है, भाई नोटिस इशू होने के बाद ऑर्डर पास होने में समय है, तो इस पीरियड के लिए जितना समय है ऑर्डर पास होने में, इस पीरियड के लिए स्टेटमेंट इशू की जा सकती है, अगर ग्राउंड सेम है तो। ग्राउंड सेम है तो, अगर ग्राउंड सेम नहीं है तो सेपरेट नोटिस इशू करना पड़ेगा। अब अभी आप पढ़ के आए थे, नोटिस से ज्यादा का अमाउंट का ऑर्डर नहीं पास हो सकता। यहां नोटिस 50 लाख का, स्टेटमेंट 15 लाख की, ऑर्डर दोनों को मिलाकर 65 लाख का पास हो सकता है जी, ठीक, क्योंकि हमने स्टेटमेंट को यहां पर नोटिस मान लिया है। अब इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पेज नंबर 19.3 पर। हाँ, जब हम सेक्शन 17(3)(5) की बात करने जा रहे हैं और 74(5) की, 3 इनवॉइस पर आप जीएसटी पे करना भूल गए, तो क्या आप पे कर सकते हैं? जी, आपको समझ में आई, आपको पता लगा, आप पे कर दो जी। हाँ जी, पहली करेक्शन तो आप ये कर सकते हैं, अगर रिटर्न रेक्टिफिकेशन का टाइम बचा हुआ है, सेक्शन 37 में जीएसटी और 1 अमेंड हो सकती थी अगले साल की 30 नवंबर तक, या एन रिटर्न जो फाइल करे whichever is earlier तक। ऐसे सेक्शन 39 में 3 भी अमेंड हो सकती थी, वहां पर भी यही टाइम था, अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न की जो फाइल करी whichever is earlier तक आप अमेंड कर सकते हैं। अगर वो टाइम बचा हो तो रिटर्न अमेंड कर लो, अगर वो टाइम निकल चुका है तो आप 73(5) में DRC 03 फॉर्म यूज करके पे कर सकते हैं, या 74(5) में अगर फ्रॉड वाला केस है तो DRC 03 फॉर्म यूज करके आप पे कर सकते हैं नोटिस आने से पहले।
हाँ जी, नोटिस आने से पहले पे करेंगे तो क्या फायदा होगा? अदर देन फ्रॉड के केस में पेनल्टी से बच जाओगे, नोटिस नहीं आएगा। और दूसरा, फ्रॉड के केस में वैसे तो पेनल्टी 100% के बराबर लगती थी, यहां पेनल्टी आपको सिर्फ 15% देनी पड़ेगी। टैक्स दे दो, इंटरेस्ट दे दो, पेनल्टी सिर्फ 15% दे दो, 15% दे दो, ये फायदा होगा आपको। तो मैं पहले फ्रॉड वाला केस समझाता हूं। अगर नोटिस आने से पहले अगर आप पे कर देते हैं 3 के 3 बिलों पर टैक्स, तो आपको टैक्स इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी सिर्फ 15% देनी पड़ेगी। अगर 3 बिलों में से 2 बिल पर देते हो, फिर एक बिल के लिए नोटिस आएगा। अच्छा, नोटिस आने का इंतजार किया, नोटिस के 30 दिन में पे कर दो तो पेनल्टी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वैसे तो 100% नोटिस में लगकर आएगी, देनी 100% नहीं है। फ्रॉड के केस में पेनल्टी सिर्फ कितनी देनी है? टैक्स प्लस इंटरेस्ट 25% पेनल्टी देनी है, और सारी प्रोसीडिंग बंद, मतलब अब ऑर्डर पास नहीं होगा, बाकी कोई प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट, अगर डिमांड ऑर्डर का इंतजार करते हो, डिमांड ऑर्डर के 30 दिन में अगर आप दे देते हो, तो टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी 50%, 100% की जगह 50% दे दो। ऑर्डर में तो 100% लग के आएगी, लेकिन जमा कितनी करानी है? 50%। लेकिन डिमांड ऑर्डर के 30 दिन के बाद अगर आप पे करोगे तो फिर पूरी पेनल्टी, टैक्स इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी पूरी 100% देनी पड़ेगी। अगर हम अदर देन फ्रॉड की बात करें, यहां अगर आप नोटिस से पहले देते हैं तो पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, नोटिस नहीं आएगा। लेकिन नोटिस के 30 दिन में देते हैं तो भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, ये तो फायदा है जी। अदर देन फ्रॉड के केस में अगर आप नोटिस के भी 30 दिन में देते हैं तो भी आपको पेनल्टी नहीं देनी होगी, सारी प्रोसीडिंग बंद। अच्छा, जो प्रोसीडिंग हम बोल रहे हैं बंद बंद क्या मतलब है जी? यहां पर सिर्फ एक जेल वाली प्रोसीडिंग इंक्लूड नहीं है, मतलब ये बंद नहीं होगी, बाकी सारी प्रोसीडिंग बंद हो जाएगी। अच्छा, इस अदर देन फ्रॉड में अगर अब डिमांड ऑर्डर पास हो गया, फिर आप 30 दिन में दो या 30 दिन के बाद दो, पेनल्टी लगनी है जो लगनी थी। वो कितनी लगती है कि पेनल्टी अदर देन फ्रॉड में 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। तो यहाँ फ्रॉड के केस में तो ऑर्डर के 30 दिन में देते तो पेनल्टी कम होती थी, लेकिन अदर देन फ्रॉड में यहाँ पेनल्टी फिर कम नहीं है। डिमांड ऑर्डर के 30 दिन में दो या 30 दिन के बाद दो, यहाँ कोई पेनल्टी कम नहीं है, यहाँ कोई पेनल्टी कम नहीं है। अच्छा जी, इसी से रिलेटेड है, एक बार पेज नंबर 19.1 पर आएंगे, एक चार्ट है, पेज नंबर 19.1 पे आएंगे, ये चार्ट है, ये क्या है जी? हाँ जी, नोटिस इश्यू होने से पहले डिपार्टमेंट आपको बुलाकर समझा सकता है कि आप एक काम करो, नोटिस का इंतजार मत करो, आप पहले ही पे कर दो। इसके लिए वो आपको इंटीमेशन दे देगा, DRC 01A पार्ट ए। तो नोटिस इश्यू होने से पहले वो आपको एक इंटीमेशन दे सकता है, और इस इंटीमेशन के बेस पे अगर आप चाहो तो, भाई वो 3 बिल जो आप भूल गए थे, डिपार्टमेंट को पता लगा ऑडिट या इंस्पेक्शन के दौरान, उन्होंने बोल दिया आप पे कर दो, हम नोटिस इश्यू करेंगे। फिर तो अगर आप पे कर देते हैं तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा, तो इसका 73.5 या 74.5 से लेना देना है। लेकिन अगर आप नहीं पे करते हैं तो फिर आपको उसका सबमिशन देना है DRC 01A पार्ट बी में, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है फिर वो आपको नोटिस इश्यू करेगा। तो यहां क्या फायदा होगा? इंटीमेशन के बाद अगर आप पे कर देते हैं तो अदर देन फ्रॉड में पेनल्टी नील हो जाएगी, अभी आप पढ़ के आए हैं, और फ्रॉड के केस में आपकी पेनल्टी फिर 15% देनी होगी, क्योंकि नोटिस से पहले दे दिया ना, इंटीमेशन के बाद दे रहे लेकिन नोटिस से पहले दे रहे हैं। तो ये इंटीमेशन कंपलसरी नहीं है उनको देना, उनके ऑप्शन है, में वो दे सकते हैं। वापस आ जाएं, अब पेज नंबर 3 पर थे, पेज नंबर 3 पर। हाँ जी, अब इसके बाद अगला पॉइंट, हाँ जी, जो सेक्शन 73 से रिलेटेड है, क्या? जो आपकी सेल्फ असेस्ड टैक्स है, मतलब आपका, आपने बिलों में जीएसटी कलेक्ट किया और जमा नहीं कराया, ड्यू डेट के बाद 30 दिन से ऊपर हो गया टाइम, जिस महीने का टैक्स हो आपको अगले महीने की 20 तारीख जमा कराना होता है, अगर आप मंथली टैक्स जमा कराते हैं तो। अगर उस ड्यू डेट के बाद भी 30 दिन से ऊपर हो गए तो फिर ये 7311 कहता है ये पेनल्टी जो अदर देन फ्रॉड वाली है ना, ये देनी ही पड़ेगी, 10% टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, ये आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। लेकिन एक सर्कुलर है, सर्कुलर क्या कहता है? अगर आपने जीएसटी और 3B लेट जमा करा दी, चाहे वो 30 दिन के बाद जमा कराई हो, अगर आपने 3B लेट जमा करा दी, मान लीजिए 40 दिन बाद, यहां हमने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए आपके रिटर्न की ड्यू डेट है अगले महीने की 20 तारीख, टैक्स आपका 5 लाख बनता है, आईटीसी 3 लाख, 2 लाख आपका नेट, ये जमा कराना था, आपने पे नहीं किया। अब 40 दिन बाद आप अपनी 3B फाइल कर रहे हो, तो टैक्स भी जमा करा रहे हो, तो क्या 7311 वाली पेनल्टी लगेगी? यहां सर्कुलर कहता है नहीं लगेगी, क्योंकि 3B आपने लेट जमा करा दी है। अगर 3B लेट नहीं जमा कराते तो 7311 वाली पेनल्टी है, 3B लेट जमा कराइए तो साथ में टैक्स भी जमा करा दिया होगा, तो ये 7311 वाली पेनल्टी नहीं लगेगी। तो कौन सी पेनल्टी लगेगी? एक जनरल पेनल्टी है सेक्शन 125 की, जिसमें सीजीएसटी में 25,000 तक, एसजीएसटी में 25,000 तक लग सकती है, मैक्सिमम है। हो सकता है इतनी ना लगाए, 500 लगाकर छोड़ दे, जैसा हमने ईवे बिल में देखा था, तो ये मैक्सिमम है, इतनी लग सकती है। इसे समझने के लिए हमने एक बार क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन देखते हैं। एक हमने क्वेश्चन किया था 11 एनबो भावे,
ये टैक्सेबल सर्विस दिया करता था जी। 15,50,000 का टैक्स इसने अप्रैल महीने का कलेक्ट किया और जमा नहीं कराया। सेल्फ असेस टैक्स है, खुद कलेक्ट किया था, जमा नहीं कराया। अप्रैल महीने की ड्यू डेट बनती है 20 मई। ये कब जमा करा रहा है? 26 जून को जमा करा रहा है। हाँ जी, कितने दिन का डिले है? 20 मई तक जमा कराना था अप्रैल महीने का टैक्स, तो 11 दिन का मई मंथ का डिले है, जून मंथ का 26 दिन का डिले है, 37 डेज का। तो 37 डेज का इसे इंटरेस्ट देना होगा। 15,50,000 इंटू 18% इंटू 37 डिवाइडेड 365। इसके अलावा पेनल्टी, क्योंकि 30 दिन से ऊपर हो गया तो 7311 की पेनल्टी। अगर हम मानते हैं इसने 3B लेट नहीं जमा कराई है, ये DRC 03 फॉर्म यूज करके पे कर रहा है, तो हम यहां पर इस पे पेनल्टी लगाएंगे 7311 की, 10% ऑफ टैक्स। 15,50,000 का 10%, 1,55,000 और 1,55,000 और 10,000 बीते 1,55,500 ये पेनल्टी लगेगी जी इसके ऊपर में। हाँ जी, लेकिन हम नोट दे देंगे यहां पर ऐसे क्वेश्चन के नीचे कि अगर ये रिटर्न लेट फाइल कर देता, 3B के साथ टैक्स भी जमा करा देता ये वाला, तो फिर ये पेनल्टी इतनी लगती, फिर CGS, फिर सेक्शन 125 वाली पेनल्टी लगती CGST में अप टू 25,000, एसजीएसटी अप टू 25,000। ऐसा ही क्वेश्चन नवंबर 20 में पूछा गया था कि इसने 3B लेट फाइल कर दी थी तो क्या 7311 वाली पेनल्टी लगेगी? नहीं। अगर 3B आपने लेट फाइल कर दी तो टैक्स में जमा करा दिया होगा, फिर चाहे 30 दिन के बाद में आपने 3B फाइल करी और टैक्स जमा कराया है, 7311 वाली पेनल्टी लगेगी, आपके सेक्शन 125 वाली जो जनरल पेनल्टी है वो लगेगी। वापस आते हैं हम, वापस आते हैं। हाँ जी, इसके बाद एक और पॉइंट वो क्या, वो ये कि अगर मेन पर्सन, जैसे मान लीजिए कंपनी ए लिमिटेड है, इसके बाद सेक्शन 74 में नोटिस आया, टैक्स 10 करोड़, इंटरेस्ट पेनल्टी भी 10 करोड़ मांगी, मतलब सेक्शन 74 का नोटिस है, टैक्स के बराबर पेनल्टी मांग रखी है। इसके अलावा नोटिस इस कंपनी के डायरेक्टर को भी आया, 122(3) में उस पर पेनल्टी लगा रखी है। कंपनी अगर नोटिस के 30 दिन में टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी कितनी देनी होगी? 10 करोड़ नहीं, इसका 25%। फ्रॉड वाला केस है, 25% देनी पड़ेगी। ये देकर अगर अपनी प्रोसीडिंग बंद करा लेती है, एक जेल वाली प्रोसीडिंग बंद नहीं होगी, बाकी सब प्रोसीडिंग बंद हो जाएंगी इसके अगेंस्ट में। क्या जो डायरेक्टर है इसकी भी प्रोसीडिंग बंद हो जाएगी, मतलब इसको पेनल्टी नहीं देनी जी, इसके डायरेक्टर की भी प्रोसीडिंग क्लोज हो जाएगी, इसको पेनल्टी नहीं देनी होगी। ये ऐसा इस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि अगर मेन पर्सन अपनी प्रोसीडिंग बंद करा लेता है, जो उसके को नोटिसिंग है उनकी भी प्रोसीडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन कौन सी प्रोसीडिंग बंद होगी? सेक्शन 122 या 125 वाली। सेक्शन 129 या 130 में भी पेनल्टी लगती है, वो प्रोसीडिंग बंद नहीं होगी। मैं इसके लिए याद दिला दूं, हमने एक क्वेश्चन किया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन 72 कराया था। इसमें एक कंपनी ए लिमिटेड थी, इसमें 5 करोड़ के टैक्स की नोटिस आया था 74 में, और पेनल्टी भी 5 करोड़ का आया था। इसके अलावा सेपरेट नोटिस डायरेक्टर के पास 122(3) और ट्रांसपोर्टर के पास 130 में आया था। अब ये कंपनी अगर ये टैक्स 5 करोड़ प्लस इंटरेस्ट ये पे कर भी रही है, इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी 5 करोड़ का 25% देना होगा, ये पे कर देती है, तो क्या होगा? ये जो डायरेक्टर की पेनल्टी है ये माफ हो जाएगी, इसकी प्रोसीडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर है ये सेक्शन 122 125 में कवर नहीं है, ये 130 का है, इस पे ट्रांसपोर्टर पे जो पेनल्टी लगाई गई है ये पेनल्टी माफ नहीं होगी, ये पेनल्टी माफ नहीं होगी। ठीक है जी, ऐसा हमने देखा था। अब आते हैं वापस, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद हाँ जी, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का क्या मीनिंग है? वहां पर बड़ा एक सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स यूज हुआ था, जिसमें फ्रॉड के केस में फिर आपको नोटिस आ सकता है 4 साल 6 महीने में, ऑर्डर 5 साल में। सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब है कि जो फैक्ट्स आपने खुद से छुपाए, आपको खुद से रिटर्न में वैल्यू सही दिखानी चाहिए थी, आईटीसी सही क्लेम करना चाहिए था, रेट सही लगाना चाहिए था, आपने गलत लगाए हैं, तो आपने खुद इंफॉर्मेशन छुपाई है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स माना जाएगा। या फिर ऑफिसर ने आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी, आपने दी नहीं, ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स माना जाएगा, तो ये फ्रॉड वाला चार्ज लगाया जाएगा आपके ऊपर में। नेक्स्ट, हाँ जी, इसके बाद मेन बैच 19.8 पे आ जाइए, फर्स्ट बैच 19.4 पर। ये जो अभी आप 73.5 या 74.5 अगर 3 बिल भूल गए तो उसमें टैक्स आप खुद जमा करा देते हो, इसमें गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट गई कि ऑफिसर जानबूझकर तंग कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ये रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, हमारे बैंक में से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। अभी तो ऑर्डर पास नहीं हुआ, नोटिस इश्यू करते दौरान ये बैंक सीज कर लेती हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन इश्यू की गई ऑफिसर को, ऐसे ऑफिसर ध्यान से सुने, नोटिस के बाद ऑर्डर पास होता है, ऑर्डर के बाद भी 3 महीने रुकना होता है। 3 महीने वो या तो वो जमा करा सकता है या अपील में जा सकता है। इसके बाद ही रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 79 वाली शुरू होगी, उससे पहले तुमने करी तो टांगे तोड़ देंगे। तो अगर ऐसे कोई एरिंग ऑफिसर हैं, उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ऐसी इंस्ट्रक्शन इशू की गई। एक इसके अलावा एक मस्ट क्लैरिफिकेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है
ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो अब करने जा रहे हैं हम। हाँ जी, ये क्या है जरा देखेंगे। क्या एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने फेक इनवॉइस इशू किया बिना माल बेचे हुए, बिना गुड्स या सर्विस के सप्लाई किए हुए। 1 करोड़ का बिल बनाया, 5% जीएसटी, 5 लाख इस पे जीएसटी चार्ज किया। अब क्योंकि सप्लाई नहीं है, इस मिस्टर ए के अगेंस्ट में क्या एक्शन हो सकता है जी? मिस्टर ए के अगेंस्ट में क्या एक्शन हो सकता है? सप्लाई नहीं है तो टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, तो सेक्शन 73 74 का एक्शन नहीं लिया जा सकता। 73 74 बोलता है टैक्स नॉट पेड शोड, टैक्स बनता नहीं तो नॉट पेड शोड पेड कहां से आया? टैक्स बनता ही नहीं, तो 73 74 का एक्शन नहीं। लेकिन सेक्शन 122(1) यहां पर 21 ऑफेंस हैं। उन ऑफेंस में एक ऑफेंस है कि अगर आपने बिना माल बेचे इनवॉइस बनाया है तो आप पे पेनल्टी लग सकती है 10,000 और टैक्स इवेडेड व्हिचएवर इज हायर, इतनी ही एसजीएसटी में भी। ठीक है जी, तो इसमें 20,000 होगी, फिर 10,000 सीएसटी में, 10,000 एसजीएसटी में, इतनी पेनल्टी लग सकती है। इसी में एक और एग्जांपल, वो क्या, इस ए ने जिस बी को गुड्स ये इनवॉइस फेक वाला बना कर दिया था, बी ने उसका क्रेडिट ले लिया, अब उसको यूज भी कर लिया। बी के पास असल में गुड्स थे, फेक इनवॉइस तो ले लिया था लेकिन असल में गुड्स था, वो एक्चुअल में गुड्स को बेच रहा है। तो उस जो गुड्स बेच रहा है उस पे जो जीएसटी बनता है उसके अगेंस्ट इस क्रेडिट को यूटिलाइज कर रहा है। अब बी के अगेंस्ट क्या एक्शन हो सकता है? ए की तो हमने बात कर ली, बी के अगेंस्ट क्या एक्शन हो सकता है जी? बी ये जो क्रेडिट इसने गलत लिया, ये से रिकवर किया जाएगा विद इंटरेस्ट, क्योंकि ये फ्रॉड वाला केस है तो सेक्शन 74 में नोटिस आएगा इसके अगेंस्ट में, और 74 में इस पे पेनल्टी लगेगी इस आईटीसी के बराबर में। ध्यान रहे, इस केस में सेक्शन 74 में हमने एक्शन ले लिया तो इसके अगेंस्ट में और किसी सेक्शन में पेनल्टी नहीं लग सकती, ये हमने बात करी थी। जैसे सेक्शन 122 में इस पे पेनल्टी नहीं लग सकती, क्योंकि सेक्शन 75 13 कहता था अगर पेनल्टी 73 या 74 में लगा दी तो फिर किसी और सेक्शन में नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसमें 74 में इसके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। एक और हमने केस किया था, वही ए ने फेक इनवॉइस इशू किया था, बी भी फेक इनवॉइस इशू कर रहा है, मतलब ये बिना गुड्स के। ऊपर वाले केस में क्या था, एक्चुअल में गुड्स डिलीवरी दी थी, बेचे थे। यहां बी, यहां इस वाले केस में क्या कर रहा है, बिना गुड्स बेचे ये भी फेक इनवॉइस इशू कर रहा है क्रेडिट पास ऑन करने के लिए, और जो जीएसटी लायबिलिटी बनती है उसके लिए क्रेडिट यूज कर लेता है। तो क्या अब बी के ऊपर में यहां पर क्या सेक्शन 73 74 अप्लाई हो सकता है? नहीं सर, ऊपर भी तो यही था, ये बी यहां पर भी इनवॉइस इशू कर रहा, वहां पर भी इनवॉइस इशू कर रहा था, वहां एक्चुअल में गुड्स बेचे थे, यहां एक्चुअल में गुड्स नहीं डिलीवरी दी, सिर्फ इनवॉइस इशू किया है। क्योंकि इनवॉइस इशू किया तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती तो सेक्शन 73 74 में टैक्स नोट पे शोर्ट पे आईटीसी ये वहां पे आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, तो 73 74 में एक्शन नहीं। तो इसके अगेंस्ट में भी सेक्शन 122 में ही दो अपराध इसने किए, एक तो फेक इनवॉइस इशू किया और गलत क्रेडिट लेकर यूज किया है, तो वहां सेक्शन 122 में पेनल्टी लग सकती है इसके ऊपर में, जो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 जो आपका वहां पर टैक्स इवेडेड और 10,000 विच विद हायर पेनल्टी है। ओके जी, एक इसके अलावा एक सेक्शन 132 में अगर इनकी टैक्स इवेजन की चोरी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ऑफेंसिव पेनल्टी के चैप्टर में पढ़ेंगे, जेल में डाला जा सकता है, 132 की प्रोसीडिंग हो सकती है। इसके अलावा एक सेक्शन 122 एक ए है, ये क्या है कि अगर कोई टैक्स कलेक्ट कर लेता है जैसे, तो जितना बेनिफिट उसने रिटेन किया, ये कलेक्ट करके आगे जमा नहीं कराया, तो ये जितना बेनिफिट रिटेन किया इसके बराबर में पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 122 एक ए में। तो ये डिटेल में आएगा आपके पास, कहां, ऑफेंसिव पेनल्टी के चैप्टर में। हम कर रहे हैं डिमांड रिकवरी का रिवीजन, तो आ जाइए फटाफट से, कहां, जो मेन बैच वाले बच्चे हैं 19.16 और फास्ट बैच 19.7 पर, जल्दी से। मेन बैच 19.16, फास्ट बैच 19.7, यहां पर हम सेक्शन 75 के जो पार्ट्स सब सेक्शन रह गए थे वो करने जा रहे हैं। 75(1) कहता है स्टे वाला पीरियड एक्सक्लूड कर देंगे नोटिस और ऑर्डर के टाइम लिमिट से। ये होता क्या है फटाफट से समझिएगा। हाँ जी, आप जुलाई महीने के लिए 12% जीएसटी रेट लगा रहे हैं और जमा भी करा रहे हैं, डिपार्टमेंट को लगता है 18% जीएसटी का रेट लगेगा, उसने नोटिस भेजा 6% का और ऑर्डर भी पास कर दिया, आप चले गए इसके अगेंस्ट अपील में। लेकिन अभी भी आप अगस्त महीने में 12% लगा रहे हैं तो वो 6% का नोटिस फिर ऑर्डर पास करता है, सितंबर महीने के लिए फिर वही 6% का नोटिस फिर ऑर्डर पास करता है, ऐसे सो ऑन, ये सिलसिला तो जारी रहेगा, और आप इन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाते जाते हैं। अपील अथॉरिटी कहते तुम पागल हो गए हो क्या, रिपीटेटिव अपील लगा रहे हो, एक ही मुद्दे पर 12 लगना या 18 लगना जीएसटी रेट, इसी पे ही तुम बार बार अपील लगाए जा रहे हो। बोले मैं क्या करूं, डिपार्टमेंट को रोको ना, डिपार्टमेंट यही नोटिस ऑर्डर खेल रहा है। तो अपील अथॉरिटी ने बोला एक काम करो, आप कोर्ट या ट्रिब्यूनल से जाकर
स्टे ले लो, नोटिस पर स्टे ले लो, तो फिर ये नोटिस ही नहीं आएगा तो रिपीटेटिव अपील ही नहीं होगी, तो इसे हम बोलते हैं अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेटिव अपील। अब नोटिस पर अगर हमें स्टे मिल गया, तो अब इसके बाद अगर हम अपील जीत जाते हैं तो नोटिस आए ही नहीं, जब स्टे था तो नोटिस आने की जरूरत भी नहीं है अगर अपील जीत गए तो। लेकिन अगर अपील हार गए तो अब डिपार्टमेंट रो रहा है, हमने एसएससी ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी, डिपार्टमेंट अपने हिस्से की आकर पी जाइए, हमने कॉकटेल पार्टी बुलाई है, जज साहब भी वहां पर आए हुए हैं। जज साहब ने डिपार्टमेंट को रोते हुए देखा, बोले क्यों रो रहा है? बोले मम्मी। बोले क्या हुआ? बोले तुमने ही मेरे को नोटिस पर स्टे दे दिया था, मैं नोटिस इशू नहीं कर पाया, 12-15 साल लग गए, उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया जज साहब मैं इतने सालों के नोटिस नहीं इशू कर पाया, और नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट होती है 2 साल 9 महीने अदर देन फ्रॉड में, और फ्रॉड में 74 में 4 साल 6 महीने, वो सब निकल चुके हैं, कुछ ही साल बचे हैं, अब मैं क्या करूं? बोले तू रो मत, जो भी आप तेरी टाइम लिमिट निकल कर आती है नोटिस के, उसमें स्टे वाला पीरियड ऐड कर ले, फिर जो डेट आएगी उस डेट तक तू नोटिस इशू कर पाएगा, ये 75(1) कहता है। नेक्स्ट 75(2), इसे समझाने के लिए मैं एक बार आपको क्वेश्चन से दिखाता हूं, क्वेश्चन बैंक से हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था। हाँ जी, 30 जून 23 को ऑफिसर नोटिस इशू करना चाहता है, 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का, 20-21 का, 21-22 का, क्या ये इशू कर सकता है जी? हाँ जी, अदर देन फ्रॉड का नोटिस 17-18 का मैक्सिमम इशू हो सकता है 30-9-21 तक, 18-19 का 30-9-22 तक, 19-20 का 30-9-23 तक। लेकिन अगर फ्रॉड का चार्ज लगाए तो 17-18 का नोटिस 30 से 23 को इशू हो सकता है, उसकी टाइम लिमिट है 30 से 23 तक 17-18 के लिए। तो अब अगर ये अदर देन फ्रॉड का चार्ज लगाए तो 17-18, 18-19 का नोटिस इशू नहीं कर सकता, 19-20, 20-21, 21-22 का इशू कर सकता है, लेकिन फ्रॉड का चार्ज लगाए तो 5 साल के नोटिस इशू कर सकता है। तो यहां डिपार्टमेंट करता क्या होगा, उसने फ्रॉड का चार्ज लगाया और 5 साल के नोटिस, 5 साल का एक नोटिस इशू कर दिया। बाद में कोर्ट में प्रूव हो गया कि फ्रॉड का चार्ज गलत है, ये गलती से कुछ बिल पे जीएसटी पे करना भूल गया था, तो क्या इस नोटिस, पूरे नोटिस को इनवैलिड मान ले, या ये माने कि ये नोटिस इसने अदर देन फ्रॉड का इशू किया था, तो 3 साल की डिमांड इससे ले ली जाए? जी, यहां पर ये प्रूव हुआ, 75(2) में लिखा हुआ है कि अगर इसने अदर देन फ्रॉड का नोटिस इशू किया हो तो 17-18, 18-19 की डिमांड नहीं, डिमांड में नहीं लिख पाता, तो 17-18, 18-19 छोड़ दो, बाकी जो 19-20, 20-21, 22 है, इसकी डिमांड इससे ले ली जाएगी, ले ली जाएगी। हाँ जी, अब इसके बाद 75(2) के बाद 75(3) पे आते हैं, ये रिमांड बैक के लिए, इसके लिए नीचे देखेंगे। हाँ जी, मेन बैच 19.16 पर आ गया ना, फर्स्ट बैच 19.7 पर जी, तो नीचे देखेंगे चार्ट। हाँ जी, प्रॉपर ऑफिसर नोटिस इशू करता है, नोटिस के बाद ऑर्डर, ऑर्डर पास होने के बाद आप जाते हैं पहली अपील, अपीलर अथॉरिटी के पास, अगर वहां से हार गए ट्रिब्यूनल, वहां से हार गए हाई कोर्ट, वहां से हार गए सुप्रीम कोर्ट, बस यही कहानी है। हाँ जी, आप कहते हैं यहाँ कोर्ट को जाकर, ट्रिब्यूनल को जाकर, मैंने ऑफिसर को कुछ एविडेंसेस दिए थे, इसने उन एविडेंस को बिना कंसीडर किए वो ऑर्डर पास कर दिया, मेरे को जस्टिस दिलाओ, तो यहां कोर्ट या ट्रिब्यूनल इसको बोलती है ऑफिसर तूने इसको बिना कंसीडर किए हुए इसके एविडेंसेस को तूने ऑर्डर पास कर दिया, गलत किया तूने। तो हम अब ये खुद तो निकालने नहीं बैठेगा इसकी दोबारा से डिमांड, तो इसने बोला एक काम कर, हम तुझे वापस भेजते हैं ऑफिसर के पास। अब ऑफिसर दोबारा, इसकी इंस्ट्रक्शन आई किसकी, कोर्ट की या ट्रिब्यूनल की, इसे हम बोलते हैं रिमांड बैक, इसे बोलते हैं रेफर बैक, इसे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी दोबारा से डिटरमाइन कर डिमांड, फ्रेश ऑर्डर पास कर, जो तूने ऑर्डर पास किया था ये वाला इनवैलिड हो गया। अब फ्रेश ऑर्डर कितने समय में पास होगा, वैसे टाइम लिमिट क्या थी ऑर्डर पास करने की, 3 साल या 5 साल, वो नहीं, अब वो तो ऑर्डर वाला खत्म हो गया, वो इनवैलिड हो गया। फ्रेश ऑर्डर, ये जो इंस्ट्रक्शन रिसीव हुई इसके 2 साल के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट 75 4 to 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 13 भी कर चुके हैं। अब हम आते हैं 11 पर। ये 11 क्या है जी, यहां देखिए नीचे, मिस्टर बी के पास नोटिस के बाद ऑर्डर आया, वही 12-18 वाला केस है, 12% लगा रहा था, 18% डिपार्टमेंट बोल रहा है, तो मिस्टर बी इसके अगेंस्ट अपील में चला गया, अपीलेट अथॉरिटी के पास, और अपील में जीत गया, अपील अथॉरिटी 12% बोल रही है, ये ऑर्डर 1 अप्रैल 19 को पास हो गया। डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर रास नहीं आया, क्या डिपार्टमेंट भी आगे अपील में जा सकता है? जी, डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट अपील में चला गया अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब जो ये प्रोडक्ट मिस्टर बी बनाता है, ऐसा प्रोडक्ट XYZ भी बनाते हैं, उनके पास भी नोटिस आया हुआ है, तो यहां बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दी इनके ऑफिसर को, XYZ के ऑफिसर को, अभी तुम ऑर्डर मत पास करना, क्यों? क्योंकि ऐसे ही सिमिलर केस पर बी के केस में आगे अपील गई हुई है, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा फिर वैसा वैसा ही ऑर्डर इनके केस में भी पास कर देना, तो अभी तुम रुक जाओ।
तो अब इसके बाद अपील ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है 30/9/19 को, तो 1 अप्रैल 19 से 30/9/19, ये 6 महीने का टाइम है। जितना टाइम XYZ के केस में ऑफिसर रुक गए, क्या ये उस जो ऑर्डर की टाइम लिमिट है उसमें ये 6 महीने ऐड कर दें, जितना टाइम ये रुके? जी हाँ, जितना टाइम ये रुक गए XYZ के केस में ऑर्डर पास करने के लिए, वैसे ऑर्डर 17/18 का मान लीजिए 31/12/21 तक पास हो सकता था अदर देन फ्रॉड का, तो उसमें 6 महीने ऐड करके 30/6/22 तक अब ये इन XYZ के केस में ऑर्डर पास कर पाएंगे। ये था हमारा 7511। नेक्स्ट 7512, ये क्या कहता है जी? अगर तुमने रिटर्न में टैक्स शो कर रखा है और उसे पे नहीं किया, तो इसे सेल्फ असेस टैक्स माना जाएगा और इसकी होगी रिकवरी बिना कोई नोटिस के। मैं एक बार आपको याद दिला दूं क्या? हाँ जी, ये देखिए 75, हाँ ये देखिए जी, ये आपने क्वेश्चन किया था। हाँ जी, पहले प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले 73 या 74 में नोटिस आता है, फिर होता है ऑर्डर पास। इस ऑर्डर पास होने के 3 महीने में या तो आप जमा करा दो, ये सेक्शन 78 कहता है 3 महीने में जमा करा दो, या 3 महीने में आप अपील में चले जाओ। पहली अपील अथॉरिटी के बाद 3 महीने में जाती है। ये बात 107 में लिखी हुई है, सेक्शन 107 में लिखी हुई है। ठीक है जी। अगर आप न 3 महीने में पे करो न 3 महीने में अपील में जाओ, तो फिर आपसे रिकवरी की जाती है सेक्शन 79 में। मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी बेच कर रिकवरी शुरू कर देंगे, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके डेटर से पैसे ले लेंगे। तो वो हम सेक्शन 79 बाद में करेंगे। ठीक है जी। अब ये प्रोसीजर होता है, पहले नोटिस, फिर ऑर्डर, फिर 3 महीने रुकना। कहीं डिपार्टमेंट वो असेसी अपील में तो नहीं जा रहा, कहीं वो पे तो नहीं कर देगा, तो 3 महीने रुकने के बाद रिकवरी स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपका सेल्फ असेस टैक्स है, आपने अपनी रिटर्न में टैक्स शो किया और उसे जमा नहीं कराया, तो अब हम आपको नोटिस नहीं भेजेंगे। नोटिस ऑर्डर कहानी नहीं, ना नोटिस ना ऑर्डर ना 3 महीने रुकना, सीधा रिकवरी, सीधा रिकवरी। क्यों? क्योंकि नोटिस होता है कारण बताओ क्यों ना ये तुमसे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लिया जाए। तुम खुद ही मान रहे हो रिटर्न में, खुद सेल्फ असेस का मतलब क्या है? रिटर्न में तुम खुद शो करके बोल रहे हो कि मेरे ये टैक्स देना बनता है, फिर क्यों कारण बताएं? सीधा इस केस में रिकवरी होगी सेक्शन 79 में। लेकिन प्रैक्टिकली जो काम करे उनको पता होगा कि रिटर्न में आप टैक्स शो कर दो, जमा ना कराओ तो रिटर्न फाइल ही नहीं होती। तो फिर ये थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस का है नहीं, इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बन गई ये एक्सप्लेनेशन आने के बाद। क्या इस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जीएसटीआर 1 में जो अपनी सेल बिल की वैल्यू दिखाई, अगर उससे कम टैक्स पे किया 3B में, तो उतने अमाउंट को हम सेल्फ असेस टैक्स मान के सीधा रिकवरी करेंगे बिना नोटिस के। इसे मैं एक जो एग्जांपल कराया था आपको वहां से समझा देता हूं। ऐसा हमने कुछ एग्जांपल किया था। हाँ जी, आपने अपनी जीएसटीआर 1 में सेल वैल्यू दिखा रखी है 100 इनवॉइसेस की 50 लाख और उस पे जीएसटी बनता है 9 लाख। अब इस डोल में से देखो, ओहो ये क्या छोटी 3B निकल कर आ रही है। हाँ ये है 3B, आपने अब 3B सबमिट करी और इसमें टैक्स 9 लाख की जगह 4 लाख जमा कराया, ओहो तभी तो ये छोटी है। हाँ, तो अब जो 5 लाख आपने नहीं जमा कराया, ये सेल्फ असेस टैक्स मानकर बिना नोटिस के रिकवरी होगी सेक्शन 79 में। ये ऐसी एक्सप्लेनेशन बोलती थी। लेकिन जो ही ये एक्सप्लेनेशन ऐड हुई, इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया। वो कहने लगे अरे ये क्या, पहले एक बार हमसे पूछो तो सही। हो सकता है हमने 10 लाख लिखना था, गलती से नींद आ रही थी, एक जीरो ऐड हो गई, खाम का गलती से जीएसटीआर 1 में बिल ज्यादा डल गए, तो ऐसा हो सकता है ना। और सेक्शन 37 और 39, सेक्शन 37 में जीएसटीआर 1 जाती है, 39 में जीएसटीआर 3 भी जाती है। वहां दोनों जगह लिखा हुआ है कि आप अगले साल की 30 नवंबर तक अमेंड कर सकते हैं, या एनुअल रिटर्न जब आपने फाइल करी विच तक आप अमेंड कर सकते हैं। तो आप बिना, भाई हम हो सकता है अगली रिटर्न में हम अमेंड कर देते, तुम बिना नोटिस के रिकवरी कैसे कर सकते हो? तो उनको बात समझ में आई और उन्होंने इंस्ट्रक्शन इशू करी। तो ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने बोला कि हम पहले तुम्हारे को एक कम्युनिकेशन भेजेंगे, इसका एक फॉर्म है जो अभी एक्टिव हुआ नहीं है, DRC 01B। इसके पार्ट ए में आपको भेजा जाएगा कि आप अपने रीजन एक्सप्लेन करो या आप अपना पे करो। तो अगर अब आप पे कर देते हैं या एक्सप्लेन कर देते हैं तो रिकवरी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन ऐसी आ गई क्या कि ऐसा हो सकता है कि जेन्युइन रीजन हो कि टाइप करते समय एरर हो गई, 10 लिखना था 100 लिख दिया, 100 करोड़ लिख दिया, या रॉन्ग रिपोर्टिंग हो गई, सीए आपकी जीएसटीआर 1 फाइल करता किसी और क्लाइंट के बिल इसमें चढ़ा दिए। तो एक उसको पहले एक बार उसको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप 37 या 39 में आप अगले साल की 30 नवंबर तक रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो सीधा सीधा सेक्शन 79 में रिकवरी मत स्टार्ट करो। या एक केस ऐसा भी हो सकता है क्या कि जीएसटीआर 1 में
आप बिल दिखाना भूल गए, लेकिन 3B में सही टैक्स पे कर दिया। जब 3B जमा कराने लगे उसमें टैक्स पे करना था, तब आपको लगा ये वाला बिल छूटा हुआ, आपने टैक्स पे कर दिया। अब जैसे अप्रैल महीने में आपने ऐसा किया, अप्रैल महीने में जीएसटीआर 1 में आप एक बिल भूल गए, अप्रैल महीने के 3B में टैक्स सही पे कर दिया उस बिल को ऐड करके। अब आप मई महीने में क्या करोगे, उस बिल को जीएसटीआर 1 में ऐड कर दोगे, मई मंथ वाली रिटर्न में, अमेंडमेंट टेबल में। तो मई मंथ की जो जीएसटीआर 1 और 3B होगी इसमें मिसमैच होगा, क्योंकि मई मंथ में मई मंथ के बिल होंगे और एक अप्रैल मंथ वाला बिल भी होगा। तो कह रहा है कि ऐसे मिसमैच हो सकता है, आप सीधा सीधा सेक्शन 79 मत लगाओ। तो पहले आप उसे अपना पक्ष रखने का मौका दो, उसे डीआरसी 01B में कम्युनिकेशन दो कि या तो तू पे कर दे या रीजन एक्सप्लेन कर। अगर वो पे या एक्सप्लेन कर देता है तो रिकवरी मत करो, अगर ना वो पे करता है ना वो एक्सप्लेन करता है तो फिर आप उसके अगेंस्ट में रिकवरी शुरू करो सेक्शन 79 में। ये बातें हमने इंस्ट्रक्शन में भी करी थी। चलिए ये इंस्ट्रक्शन भी हो गई हमारी। अब आते हैं हम सेक्शन 76 पर। मेन बैच वाले बच्चे पेज नंबर 19.24, फास्ट बैच 19.8, फटाफट से मेन बैच 19.24 पे आ जाइए। सेक्शन 76 ये क्या है जी, आपका एक्चुअल में जीएसटी का रेट 12 था, आपने 18% कलेक्ट कर लिया, तो जो 6% एक्सेस कलेक्ट किया ये जीएसटी नहीं है, ये जीएसटी के नाम से कलेक्ट किया, इसे बोलते हैं हम अमाउंट अबव द जीएसटी। या आपका जीएसटी का रेट निल था, जैसे पेट्रोल पे जीएसटी है ही नहीं या बुक्स पर जीएसटी माफ है, तो आपने निल रेट था, आपने 28% कलेक्ट कर लिया, तो ये 28% कलेक्ट किया ये जीएसटी, ये टैक्स नहीं है, टैक्स से ऊपर अबव अमाउंट, टैक्स के नाम से कलेक्ट कर रखा है, तो इसे बोलते हैं अमाउंट अबव द जीएसटी। हाँ जी, क्या इसको रिकवर करने के लिए 73 या 74 में नोटिस आ सकता है? आंसर इज नो। 73 74 में नोटिस आता है टैक्स नोट पेड शोर्ट पेड के लिए, टैक्स है ही नहीं, अमाउंट है अबव द टैक्स, तो इसके लिए सेक्शन 76 है। हाँ जी, अगर आप टैक्स के नाम से रिकवर करते हैं तो इमीडिएटली जमा करा दो, इमीडिएटली जमा करा दो। अगर नहीं जमा कराओगे तो नोटिस आएगा। नोटिस कितने समय में आ सकता है? कितने भी समय में, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और ध्यान दीजिए, अगर आपने तुरंत नहीं जमा कराया तो आपको इंटरेस्ट देना होगा 18% पर एनम, और किस डेट से? जिस दिन आपने टैक्स ये आपने अमाउंट कलेक्ट किया था उस डेट से विद इंटरेस्ट। मैं आपको बता दूं, अगर 12% जीएसटी का रेट था, ये आप नहीं देते तो इंटरेस्ट ड्यू डेट के बाद से लगता है। और ड्यू डेट क्या होती है? अगले महीने की रिटर्न की डेट। अगर मान लीजिए 20 तारीख है, 20 तारीख तक आपको जमा कराना था, तो अगले महीने की 21 तारीख से इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आपने ये 6% जो अमाउंट है ये अगर जमा नहीं कराया तो जिस दिन कलेक्ट किया था उस डेट से इंटरेस्ट लगेगा, जब तक आप पे नहीं कर देते तब तक इंटरेस्ट लगेगा। और ये जो 12% अगर आप नहीं देते, ये तो जीएसटी रेट था, इसको कलेक्ट करने के लिए सेक्शन 73 या 74 में नोटिस आएगा। वो टाइम 2 साल 9 महीने या 4 साल 6 महीने है। लेकिन अगर ये 6% नहीं देते तो इसको कलेक्ट, ये इसको आपसे लेने के लिए नोटिस 73 74 नहीं 76 में आएगा, और कितने भी सालों में आ सकता है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। और पेनल्टी कितने के बराबर लगेगी? इस अमाउंट के बराबर में। अच्छा, इसके नोटिस की तो टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अब ऑर्डर पास होगा, ऑर्डर की टाइम लिमिट है 1 साल, और ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट दिया जाएगा। अगर इस ऑर्डर पर स्टे है तो वो स्टे वाला पीरियड ऐड कर दिया जाएगा, और ये ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होगा, मतलब रीजंस बताए जाएंगे क्यों हम ऐसा ऑर्डर पास कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगा कि आपने जो बिल में कलेक्ट किया वो प्रोडक्ट माफ है, माफ है, तो आपने 10 लाख जीएसटी कलेक्ट कर लिया था, आपने जमा भी करा दिया नोटिस आने के बाद में। अब बाद में किसी और एसएससी के केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि एग्जाम नहीं है, इस पे 7% जीएसटी लगता है, तो अब ऑफिसर ने आपके ऑर्डर पास किया और 7 लाख के टैक्स की लायबिलिटी निकाली, तो आप 10 लाख ऑलरेडी जमा करा चुके हैं। कि ये अमाउंट इस टैक्स से एडजस्ट हो सकता है? आंसर हाँ। जो एक्सेस बचा इस 3 लाख सरप्लस का क्या होगा? ये रिफंड आपको नहीं मिलेगा, ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, क्योंकि आपने बायर से रिकवर कर रखा है। अगर बायर रिफंड लेने चला जाए तो उसको मिल जाएगा, उसके उसे सेक्शन 54 में रिफंड की एप्लीकेशन लगानी होगी। नेक्स्ट, इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन हमारी हो गई है। अब सेक्शन 77 मेन बैच 19.26, फास्ट बैच 19.9। मैं इसे एक बार वहां से दिखा देता हूं, यहां से छोड़िए, यहाँ पेज नंबर क्या होगा, यहाँ स्लाइड से दिखा देता हूँ। हाँ जी, यहाँ देखिए, आपने गलती से सीजीएसटी एचजीएसटी जमा करा दिया, ये मानते हुए कि मेरी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। बाद में पता लगा ये तो इंटर थी। बाद में कैसे पता लगा? हाँ जी, ये टैक्स पेयर खुद भी डिटरमाइन कर सकता है, या ये टैक्स ऑफिसर ने डिटरमाइन किया, कोई प्रोसीडिंग के दौरान, कोई ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कोई भी डिटरमाइन कर सकता है। बाद में कितने साल बाद? 2 साल 3 साल, कितने भी टाइम बाद। आपको लगा सीजीएसटी एचजीएसटी जमा कराना है, इंट्रास्टेट सप्लाई है, एक्चुअल में इंट्रास्टेट सप्लाई थी, तो क्या आपको आईजीएसटी जमा कराना पड़ेगा? जी हां, आपको आईजीएसटी जमा कराना पड़ेगा। क्या कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं।
चाहे आप 2-3 साल 4 साल बाद जमा करा रहे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कि आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते? नहीं। तो सर जो हमने गलत सीजीएसटी जीएसटी दिया था इसका क्या होगा? रिफंड ले लो जी। ये रिफंड की एप्लीकेशन कितने समय में लगानी है जी? ये जो सही जीएसटी दिया ना जीएसटी, इसके 2 साल के अंदर अंदर रिफंड की एप्लीकेशन लगा दें, ये सीजीएसटी जीएसटी रिफंड लेने के लिए, ठीक है जी, इस डेट से 2 साल के अंदर अंदर। हाँ जी, रिवर्स केस भी हो सकता है। क्या आपने आईजीएसटी जमा करा दिया, आपको लगा इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, बाद में पता लगा ये तो इंट्रा है, इंट्रा है, तो अब आपको क्या जमा कराना है? सीजीएसटी या जीएसटी जमा कराओ जी। क्या इंटरेस्ट देना है? कोई लेट जमा करा रहे हो? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अच्छा, जो हमने गलती से जीएसटी पे किया था इसका क्या होगा? रिफंड ले लो। किस डेट से? ये जो सही जीएसटी जमा करा है इसके 2 साल के अंदर रिफंड की एप्लीकेशन लगा लो। ये बात कहां लिखी है? रूल 89(1)(a) में लिखी हुई है। हाँ जी, ये रूल 89(1)(a) आया 24/9/21 से। अगर 24/9/21 से पहले आपने सही जीएसटी दे रखा है तो फिर 24/9/21 से 2 साल के अंदर आप रिफंड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये बात सब कहां बताई गई? सेक्शन 77, 19 और ये इंस्ट्रक्शन सब हो गई आपकी, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद आगे, इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। हाँ जी, इसके बाद हम सेक्शन 79 नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे बाकी बचे हुए सेक्शन। तो मेन बैच वाले बच्चे आ जाएं पेज नंबर 19.33 पर और फास्ट बैच 19.12 पर, 19.12 पर फटाफट से। मैं एक बार आपको स्लाइड से दिखा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसकी सीक्वेंसिंग। हाँ जी, प्रॉपर ऑफिसर पहले नोटिस इशू करता है, इसके बाद ऑर्डर पास होता है ना। अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ, आपके अगेंस्ट अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है और आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के भगना जाओ, हम आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच कर देंगे। या तो नोटिस इशू हो गया या नोटिस इशू नहीं हुआ, प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया, ऑर्डर पास नहीं हुआ अभी, तो हम आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच कर देंगे। ऑर्डर पास होने के बाद तो हम रिकवरी कर लेते हैं सेक्शन 79 में, वहां तो फाइनल अटैचमेंट होता है, प्रोविजनल नहीं। तो प्रोविजनल अटैचमेंट कब है? ऑर्डर से पहले पहले। नोटिस इशू हो गया या नोटिस इशू नहीं हुआ, तो इतना पार्ट एक बार हम सेक्शन 83 देखते हैं आपके नोट से। तो अब मेन बैच आ गया 19.33 पर, फास्ट पर 19.12 पर। हाँ जी, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है असेसमेंट के चैप्टर में सेक्शन 59 to 64 में, या इंस्पेक्शन प्रोसीजर वाले चैप्टर में सेक्शन 67 to 72 के किसी भी सेक्शन में, या डिमांड एंड रिकवरी के चैप्टर सेक्शन 73 to 84 किसी भी सेक्शन में प्रोसीडिंग इनिशिएट हो रखी है। तो कमिश्नर को लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट की रेवेन्यू को चूना लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी बेचकर भाग सकते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को और बैंक अकाउंट को प्रोविजनल अटैच कर लेगा। किसके? टैक्सेबल पर्सन के भी और सेक्शन 122(1)(a) में जो बेनिफिशियरी होते हैं उनके भी। ये 122(1)(a) क्या है अभी बताऊंगा, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट को प्रोविजनल अटैच किया जा सकता है, मतलब आप बैंक से पैसे ना निकलवा पाएंगे, उसको सीज कर लिया जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट। ये प्रोविजनल अटैचमेंट 1 साल तक रहेगी, 1 साल के बाद खत्म, 1 साल के बाद खत्म। अच्छा, इसे समझाने के लिए यहां से देखिए, जैसे असेसमेंट के सेक्शन है सेक्शन 62, आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, भले ही नोटिस इशू हुआ या नोटिस इशू नहीं हुआ हो, तो क्या आपके बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच किया जा सकता है? जी हां। नेक्स्ट, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग सेक्शन 63 में शुरू हो गई है, क्या आपके बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच किया जा सकता है? जी हां। 64 में समरी असेसमेंट स्टार्ट हुई है, क्या आपके बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच किया जा सकता है? जी हां। नेक्स्ट, ये तो हो गया असेसमेंट के सेक्शन, कुछ एग्जांपल। अब इंस्पेक्शन का सेक्शन देखिए। इंस्पेक्शन के लिए मान लीजिए इंस्पेक्शन या सर्च करने के लिए आपकी प्रीमाइसेस पर डिपार्टमेंट आया हुआ है, उसके बाद रीजन टू बिलीव था, किसी आपके रिलेटिव ने शिकायत करी थी और वो यहाँ पे आया हुआ और गड़बड़ मिली, अभी उसने नोटिस नहीं इशू किया, क्या आपकी प्रॉपर्टी और बैंक को प्रोविजनल अटैच कर सकता है? जी हाँ। सेक्शन 73 या 74 इसमें नोटिस इशू कर दिया, या 73 में नोटिस इशू नहीं किया, वो प्री कंसल्टेशन होता था ना, नोटिस इशू करने से पहले इंटीमेशन देता था, अभी इंटीमेशन ही दिया उसने, क्या अभी मतलब प्रोसीडिंग शुरू हो गई है? जी, प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है, क्या आपके बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। अच्छा, क्या आपके अलावा सेक्शन 122(1)(a) वाले पर्सन की भी प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकती है? जी हाँ। अब सेक्शन 122(1)(a) के लिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन बैंक से जो हमने किया था, एक कंसेप्ट वहां से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जी, ये देखिए, मिस्टर ए है, इसने 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, अपने नाम से नहीं, अपने 2 ड्राइवर के नाम से। क्यों? क्योंकि फेक बिल इशू करने हैं, बिना गुड सर्विस बेचे हुए, सिर्फ इनवॉइस इशू करता है ताकि बायर क्रेडिट ले ले, ये पीक्यू और बायर क्रेडिट ले ले। तो इस मिस्टर ए के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं? रजिस्ट्रेशन ड्राइवर के नाम से डिपार्टमेंट 73 74 में नोटिस कहां किसको इशू करे?
वो तो इन ड्राइवर को इशू करेगा, ए का क्या लेना देना, उस ए ने अपने कोई मेड के नाम से या ड्राइवर के नाम से रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, तो डिपार्टमेंट ए को पकड़ नहीं पाता था। तो इसको पकड़ने के लिए हमने 3 सेक्शन में अमेंडमेंट करी। क्या हमने कहा, ए रियल बेनिफिशियरी है, तो सेक्शन 122(1)A में बोला जितना इसने बेनिफिट कमाया उतने के बराबर इस पे पेनल्टी लगा देंगे। मान लीजिए जो इसने बिल काटे उसने 10 करोड़ का टैक्स कलेक्ट किया, इसने बिल गुड सर्विस नहीं बेची, तो किस लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा था, जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए। सिर्फ 3B नहीं फाइल करता, 3B से टैक्स जाता है, 1 में सिर्फ बिल की डिटेल ला देता है ताकि बायर्स को क्रेडिट मिल पाए, वो 2B में उनको क्रेडिट देखने लग जाता है जीएसटीआर 1 फाइल करते ही। तो ये सिर्फ 1 फाइल कर रहा था, तो ये जितना इसने बिलों में टैक्स कलेक्ट किया, मान लीजिए 50 करोड़, उसके बराबर में पेनल्टी लग जाएगी 122(1)A में मिस्टर ए के अगेंस्ट, क्योंकि ये रियल बेनिफिशियरी है, ड्राइवर थोड़ा ना, तो इसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। नंबर 2, इस ए को जेल में डाला जा सकता है सेक्शन 132 में। नंबर 3, अभी हम सेक्शन 83 पढ़ रहे थे, इसकी प्रॉपर्टी को और बैंक को प्रोविजनल अटैच किया जा सकता है। ओके जी, अगर कुछ पेरिशेबल या हजार्डस हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी रिलीज कराना चाहते हैं तो अपना टैक्स जितना बनता है, वो ड्यूज बनते हैं वो पे कर दो, या इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पे कर दो तो हम रिलीज कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद सेक्शन 83 के बाद अब हम वापस आए एक बार स्लाइड पर। ये आपके पेज नंबर 1 पर ऐसा चार्ट बना हुआ है, ठीक है जी, ये सेम चार्ट बना हुआ आपके पास में। ओके जी, हाँ जी, डिमांड ऑर्डर पास होने के 3 महीने में या तो आप पे कर दो सेक्शन 78 में, या 3 महीने में पहली अपील में जाओ। अगर आप ना 3 महीने में पे करते हैं ना अपील में जाते हैं तो हम आपकी रिकवरी करेंगे सेक्शन 79 में। 79 अभी बाद में बात करते हैं। अब आते हैं आगे। हाँ जी, डिमांड ऑर्डर पास हो गया, अब आप कहते हो मेरे को ना 3 महीने का टाइम बहुत कम है, मेरे को थोड़ा टाइम और दो, मैं पैसे पे तो कर दूंगा लेकिन अब मेरे पास फाइनेंस नहीं है, तो आप थोड़ी एक्सटेंशन चाहते हैं तो आप सेक्शन 80 में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या इंस्टॉलमेंट भी बनाई जा सकती है, मैक्सिमम 24, इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हैं, अब ऑर्डर पास हो गया, नोटिस इशू हो गया, इसके बाद आप प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हैं, तो ये सेल, आपने जो प्रॉपर्टी की सेल करी है वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि ये गुड फेथ में नहीं है। ठीक है जी, आइए जरा अब हम इसे समझते हैं आपके यहां नोट से, इनको देखते हैं। हाँ जी, पहला, आप कमिश्नर के पास एप्लीकेशन लगाओ कि मेरे पास 3 महीने का टाइम कम है, मैं डिमांड ऑर्डर आपने पास कर दे, मैं पे करने के लिए तैयार हूं, थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दो या मेरे को मंथली इंस्टॉलमेंट बनाकर दे दो, वो आप अलाउ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी है जो आपने रिटर्न में शो कर रखी होगी, उसके लिए एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी, ना इंस्टॉलमेंट अलाउ होगी। कोई डिमांड ऑर्डर पास हुआ उसके लिए इंस्टॉलमेंट अलाउ हो सकती है। ये इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम कितनी होगी जी? 24, 24, 24, 24, ठीक है जी, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और तुमने किसी भी एक इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया तो सारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट उस समय जो पेबल है, ड्यू है, वो सारा पेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हम आपको इंस्टॉलमेंट वाली फैसिलिटी अलाउ नहीं करेंगे 3 केसेस में। पहला, अगर 25,000 से कम का अमाउंट है। नंबर 2, हमने पिछले साल में अलाउ नहीं किया था, इस साल भी अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं अलाउ किया था पिछले साल? क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं देते? फिर दो ना। नेक्स्ट, पहला पॉइंट, आपने डिफॉल्ट किया है, मतलब ऑर्डर पास हो गया, 3 महीने बीत गए, अब रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई आपके अगेंस्ट में, अब आप आए इंस्टॉलमेंट बनवाने, तो पहले ही आते ना, अगर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई तो अब हम आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं बना कर देंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 81, हाँ जी, आपके अगेंस्ट नोटिस या ऑर्डर पास हो चुका है, अब आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई पार्ट करते हैं या चार्ज क्रिएट करते हैं। पार्ट कैसे करते हैं जी? सेल कर दिया, मॉर्गेज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया किसी और के फेवर में, तो ये वॉइड माना जाएगा। वॉइड कब नहीं माना जाएगा? जब आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया हो और आपको इसके नोटिस, जो आपने परचेज करी प्रॉपर्टी, उस समय आपको पता नहीं था कि इसके अगेंस्ट में कोई नोटिस आया हुआ है, गुड फेथ में परचेज किया हो आपने, और या फिर आपने ऑफिसर की परमिशन से परचेज किया, तो तब हम आपकी ट्रांसफर वॉइड नहीं मानेंगे। इसमें हमने एक आरटीपी मे 22 का क्वेश्चन भी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ये था, हाँ जी, ये अरिहंत था, इसके पास 50 लाख का नोटिस आया, इसके बाद इसने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी, ये गुड फेथ में नहीं है। और दूसरा, इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी थी? प्रॉपर्टी की कीमत 80 लाख से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, और आपने इसे 2 लाख में उसके नाम से ट्रांसफर कर दिया, ये फुल कंसीडरेशन भी नहीं लिया और गुड फेथ में नहीं है, और आपकी वाइफ को भी नॉलेज होगी इसकी, तो ये ट्रांसफर वॉइड मानी जाएगी, ये ट्रांसफर वॉइड मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट, सेक्शन 82,
हाँ जी, आपकी असेट्स हो गई हैं कम, लायबिलिटीज है ज्यादा, बैंक वाली लाइन में लगे हुए हैं, क्रेडिटर्स लाइन में लगे हुए हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट भी लाइन में लगा हुआ है, तो पहले पैसे किसको मिलेंगे? ये कहते हैं फर्स्ट चार्ज जीएसटी डिपार्टमेंट का होगा, लेकिन एक पहले हम जो बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड में जो पे करना बनता है पहले वो दे देंगे, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का फर्स्ट चार्ज होगा। हाँ जी, इसके बाद सेक्शन 84, सेक्शन 84 ये क्या है जी? हाँ जी, आपकी अगेंस्ट में एक बार पहले यहां से चार्ट से मैं आपको दिखा दूं, यहां तक कहानी हमारी हो गई थी, यहां तक, ठीक है। अब आगे देखें, जब आप अपील में जाते हैं तो पहले आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ता है 10%, जितनी भी आपकी डिमांड है उसका 10% आपको जमा कराना होगा, और फिर बाकी 90% पर रिकवरी स्टे हो जाती है। अब आप अपील में गए तो अपील में तो कम करवाने गए थे, वहां पे अमाउंट बढ़ गया, तो अब क्या होगा? अगर अमाउंट बढ़ गया तो जितना बढ़ा उसके लिए फ्रेश नोटिस इश्यू करना पड़ेगा, बाकी के लिए जो पहले था, जो पहले वाला बैलेंस अमाउंट था, जैसे मान लीजिए 10 लाख था, उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए सेपरेट नोटिस नहीं आता। डिमांड ऑर्डर को ही रिकवरी का नोटिस माना जाता है। मैं एक बार यहां से दिखा देता हूं। मान लीजिए डिमांड ऑर्डर 10 लाख का पास हुआ था, इसी को रिकवरी का नोटिस माना जाता है, सेपरेट कोई नोटिस नहीं आता। अब अपील में अमाउंट 10 से 12 हो गया, तो 2 के लिए तो फ्रेश नोटिस आएगा, 10 लाख के लिए रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये 10 से 9 हो गया तो फिर सिर्फ हम आपको इंटीमेट करेंगे, इसमें कोई फ्रेश नोटिस नहीं आएगा, रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी जी। बस अब हमें क्या करना है, सेक्शन 79, हम चैप्टर नंबर 19 रिवाइज कर रहे थे और उसमें सेक्शन 79 रह गया था, लेकिन उससे पहले मैं मिसलेनियस चैप्टर से कुछ रिवीजन कराना चाहूंगा। मेन बैच 23.12 पे आ जाइए, फास्ट बैच 23.4 पे आ जाइए, फटाफट से आ जाओ, या तो यहीं से देख लो, नहीं तो यहां आ जाओ, कोई जरूरी नहीं है वैसे आने की, क्योंकि मेरे को वापस आना है सेक्शन 79 के लिए। 3 सेक्शन में चैप्टर 23 से करा रहा हूं, इसका लिंक है डिमांड रिकवरी के चैप्टर से। पहला, नोटिस, डिसीजन, ऑर्डर, समन, इनको भेजने का तरीका क्या है? चाहे अपील ऑर्डर की बात करो, चाहे डिमांड ऑर्डर की बात करो, कोई समन की बात करो, कोई नोटिस की बात करो, इसको समन, इनको भेजने का तरीका क्या है? पहला, टेंडरिंग, हैंड डिलीवरी, डिपार्टमेंट ने बुलाया आपको, आपके हाथ में थमा दिया नोटिस या ऑर्डर थमा दिया, या मैसेंजर या कुरियर के थ्रू भेजना। किसके पास भेजना? टैक्सेबल पर्सन के पास। हाँ जी, अगर आपके मैनेजर को भेजा, आपको सर माना जाएगा। आपके एडवोकेट या टैक्स प्रैक्टिशनर जो आपके बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर सकता है, उसे भेजा है तो आपको ये सर माना जाएगा, या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, आपको सर माना जाएगा। आपके एम्प्लॉय को पहुंचा के आए हैं हम अगर नोटिस या ऑर्डर, आपको सर माना जाएगा। आपके घर पे गए, आपका फैमिली का एडल्ट मेंबर, माइनर मेंबर नहीं, एडल्ट मेंबर को अगर हम सर करके आए तो सर माना जाएगा। माइनर मेंबर को दिया तो सर, तो प्रॉपर नोटिस नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दूसरा तरीका सर करने का, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू। नॉर्मल पोस्ट नहीं, नॉर्मल पोस्ट के थ्रू भेजा तो वो इनवैलिड है। कहां भेजना है जी? जो आपका एड्रेस लास्ट नोन है, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने एड्रेस दिया था, हो सकता है आपने अमेंड करा हो, तो लास्ट नोन जो होगा वहां पर नोटिस या ऑर्डर भेजना है। प्रैक्टिकली आपके पास नोटिस और ऑर्डर कैसे आ रही है? मेल आईडी पर। मेल आईडी पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दी थी, उसी पे ही जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ओटीपी आता है, तो ईमेल आईडी उस पे नोटिस भेज देते हैं, या जीएसटी कॉमन पोर्टल पर ही नोटिस का टैब है या ऑर्डर का टैब है, वहां पर आप जाकर ओपन करके देख सकते हैं अपनी लॉगिन यूजर आईडी लॉगिन करके कि क्या आपके पास नोटिस आया हुआ है कि नहीं। तो प्रैक्टिकली यही फॉलो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगला तरीका, न्यूज़पेपर, जहां आप रहते हैं या जहां पे आपका बिजनेस प्लेस है, वहां के किसी न्यूज़पेपर में जो ज्यादा चलता होगा उसमें हम सर्कुलेट कर सकते हैं। अगर ये ऊपर से ऊपर जो ए टू ई हमने मेथड बताए हैं, ये अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो फिर हम नोटिस कहां चिपकाएंगे? आपकी दुकान पर, आपकी फैक्ट्री पे आके चिपका देंगे। अगर आपकी फैक्ट्री का एड्रेस नहीं मिला, बिजनेस प्लेस नहीं मिला, तो आपके घर पे आके चिपका देंगे। सर बिजनेस रेजिडेंस दोनों नहीं मिला तो अपने मुंह पे चिपका लेगा? अरे नहीं, तब वो अपने नोटिस बोर्ड पर चिपका देगा, उसे सर मान लिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर नोटिस, ऑर्डर, समन रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजे गए हैं, तो जितना समय उन्हें लगता है पहुंचने में, 2 दिन, 3 दिन या 1 दिन, डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस, उतने टाइम के बाद सर मान लिया जाएगा। इसके अलावा अदर देन रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के लिए जिस दिन वो आपको हैंड डिलीवरी दी, जैसे टेंडर किया था, या जिस दिन पब्लिश किया न्यूज़पेपर में, या जिस दिन कॉपी एफिक्स करी आपके दुकान पर या फिर घर पर, उस दिन सर मान लिया जाएगा। तो सर करने का तरीका था। अब इसके बाद मेन बैच 23.6 पर और फास्ट बैच यहीं पर रहेंगे, सेक्शन 160 कर रहे हैं जी। हाँ जी, हम यहाँ कह रहे हैं कुछ अगर माइनर डिफेक्ट है कोई प्रोसीडिंग में, नोटिस में, ऑर्डर में, तो उसे हम इनवैलिड नहीं मानेंगे।
आपको नोटिस आया या एडजुडिकेशन ऑर्डर आपके अगेंस्ट ये वाली प्रोसीडिंग चल रही है, नोटिस वाली, एडजुडिकेशन वाली, एडजुडिकेशन मतलब ऑर्डर वाली, या अगर अपील के चैप्टर की बात करें तो अपील या रिवीजन वहां पर आप पढ़ेंगे, या समन भेजा गया आपको, या असेसमेंट रीअसेसमेंट हो रही है, या अदर प्रोसीडिंग चल रही है आपके अगेंस्ट में। तो ये प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई आपको कोई नोटिस भेजा जाता है तो उसमें अगर कोई माइनर डिफेक्ट है लेकिन वो एक्ट के अकॉर्डिंग है, एक्ट के या उसके पर्पस के अकॉर्डिंग है, इन इन सब्सटेंस वो एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है, तो फिर हम उसे इनवैलिड नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक सर्कुलर में पढ़ा था एसीडीसी 1 करोड़ से कम का नोटिस इशू कर सकता है। मान लीजिए एसीडीसी ने 1 करोड़ से ऊपर का नोटिस इशू कर दिया, सेक्शन 73 74 बोलता है प्रॉपर ऑफिसर नोटिस इशू कर सकता है, वो ये नहीं बोलता लिमिट के बारे में, तो सर्कुलर में लिखा हुआ है। तो यहां पर भले ही नोटिस ये एसीडीसी ने 1 करोड़ से ऊपर का इशू किया, प्रॉपर ऑफिसर है, इसे वैलिड माना जाएगा, इसे वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, अगर नोटिस माइनर मेंबर को भेजना, मेजर मेंबर को सर्व करके आना था, माइनर मेंबर को सर्व करके आया, उसके बाद आपने रिप्लाई दे दिया, आपने एक्ट अपॉन कर लिया ना, तब ये अब ये नोटिस इनवैलिड नहीं, अब आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर पाएंगे। रिप्लाई कर दे तो अब ये वैलिड हो जाएगा। या नोटिस के बाद ऑर्डर भी पास हो गया, नोटिस जब भेजा था उसमें आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं करी, अब ऑर्डर पास हो गया, अब आप उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करते हो, नहीं, अब इनवैलिड नहीं माना जाएगा, अब वैलिड ही माना जाएगा। इसके बाद सेक्शन 161 मेन बैच 23.9, फास्ट बैच 23.5। हाँ जी, यहां पर क्या है, अगर कोई ऑर्डर में कोई गलती रह गई है और वो एरर अपीरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो जिसने ऑर्डर पास किया उसी से ठीक करा लो। एरर अपीरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं होगी अगर उस वो डिस्प्यूटेबल है, जैसे रेट 12 लगेगा 18 लगेगा, डिबेटेबल पॉइंट है, या जिसके ऊपर दो व्यूज पॉसिबल है, वो अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, वो अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। और अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है तो फिर इसके तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील में जाना पड़ेगा। अपीलेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी कि रेट 12 लगेगा, अब इसके बेसिस पे आप अपना ऑर्डर रेक्टिफाई करा सकते हो, क्योंकि अब दो ओपिनियन पॉसिबल नहीं है, अब दो ओपिनियन पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर कोई मिस्टेक अर्थमेटिकल एरर है उसके लिए, अच्छा इसके लिए पहले एक बार और पॉइंट सुन ले, क्या ये कौन रेक्टिफाई करेगा जी, जिसने ऑर्डर पास किया वो खुद, उसको पता लगा वो खुद ठीक कर सकता है। अगर उसे खुद नहीं पता लगा तो आप उसको इंटीमेट, एसएससी इंटीमेट कर सकता है, डिपार्टमेंट इंटीमेट कर सकता है 3 महीने के अंदर अंदर, और वो 6 महीने में फिर इसका ऑर्डर पास कर देगा रेक्टिफिकेशन वाला। लेकिन ये 6 महीने वाली टर्म लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी अगर कोई अर्थमेटिकल एरर है, क्लेरिकल एरर है, या फिर कोई मिस्टेक है। तो इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख लिखना था, ये 10,000 लिख के 1 जीरो लिखने से भूल गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, टाइपोग्राफिकल एरर है, तो ये वाली एरर को 6 महीने के बाद भी ठीक किया जा सकता है, 6 महीने के बाद भी इसका ऑर्डर पास किया जा सकता है, इसके लिए 6 महीने वाली टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ जी, लेकिन ये ठीक करने के लिए डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक कोरिजेंडम इशू करेगा, इस नोटिस के बाद कोरिजेंडम इशू करेगा जिसमें ये मेंशन करेगा। अगर वो कोरिजेंडम इशू नहीं करता तो फिर ध्यान रहे, आपने पढ़ा था सेक्शन 75(7) में कि ये जितने का नोटिस है उससे ज्यादा का ऑर्डर पास नहीं हो सकता। अगर कोरिजेंडम 1 लाख का इशू कर देता है तो फिर ये ऑर्डर 1 लाख का पास हो सकता है। ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था, आपको ध्यान हो, सीए इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो ये कि 1,80,180 का नोटिस इशू कर दिया, लिखना था 10,80,180। तो अगर ये ऑर्डर पास करना चाहता है तो पहले कोरिजेंडम इशू करे 10,80,180 का, फिर 10,80,180 का ऑर्डर पास हो सकता है। लेकिन अगर कोरिजेंडम इशू नहीं किया, कोरिजेंडम क्या होता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट उस नोटिस के रेस्पेक्ट में, जैसे सीए इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में कुछ गलतियां रह जाती है तो कोरिजेंडम नहीं इशू करता, आपने आईसीए की वेबसाइट पर देखा हो, तो ठीक वैसे ही ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है, उससे कनेक्टेड है। तो अगर कोरिजेंडम इशू नहीं किया तो फिर ये ऑर्डर 1,80,180 से ज्यादा, 1,80,180 से ज्यादा का पास, मतलब ऑर्डर इससे ज्यादा का पास नहीं हो सकता नोटिस के अमाउंट से, कोरिजेंडम के बाद ही 10,80,180 का ऑर्डर पास हो सकता है। चलिए, इसके बाद आप आएंगे वापस सेक्शन 79 करने के लिए, पेज नंबर 19.29 मेन बैच, फास्ट बैच 19.11, फटाफट से आ जाइए। मेन बैच 19.29, फास्ट बैच 19.11। मैं यहां आपको याद दिला दूं, क्या पहले नोटिस इशू होता है, फिर उसके बाद ऑर्डर पास होता है, ऑर्डर पास होने के 3 महीने में या तो आप जमा करा दो, ये कौन सेक्शन बोलता है, सेक्शन 78, या 3 महीने में अपील में चले जाओ, ये कौन सेक्शन बोलता है, सेक्शन 107। पहली अपील आपकी अपील अथॉरिटी के बाद 3 महीने में जाती है। अगर आप ये दोनों काम नहीं करते, ना पे करते हो ना अपील करते हो, तो रिकवरी होगी सेक्शन 79 में, वो हम सेक्शन 79 करने आए। हाँ जी, ये जो पे करना आपको ऑर्डर पास होने के बाद 3 महीने में, क्या ये 3 महीने वाला टाइम कम भी हो सकता है जी, अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर है तो सेक्शन 70 में ये 3 महीने का
पीरियड कम भी किया जा सकता है ऑफिसर के द्वारा, लेकिन उसे रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब आते हैं सेक्शन 79 रिकवरी के ऊपर में। रिकवरी कैसे होगी? 7 तरीके हैं रिकवरी के। पहला, अगर आपको कोई रिफंड बनता है, अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो ऑफिसर खुद डिडक्ट कर लेगा, या रिफंड आपका किसी और ऑफिसर के पास बनता है, वो और ऑफिसर कौन हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का, या कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट का। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स या कस्टम में आपका रिफंड बनता है तो उनको बोल देगा ये जीएसटी ऑफिसर कि इसके रिफंड में से काट लो। नंबर 2, दूसरा तरीका आपसे रिकवरी का, आपके गुड्स, मान लीजिए विजय माल्या हमने एग्जांपल लिया था, वो फ्रॉडी बंदा है, उसके ट्रक को रोक रखा है और उसका उस ट्रक में जो माल है उसको बेचकर रिकवरी कर दी जाएगी। ये सेकंड तरीका, अगर आपके कंट्रोल में है कुछ, उनको बेचकर रिकवरी कर लीजिए। तीसरा तरीका, आप विजय माल्या ने अपने डेटर से जो पैसे लेने हैं, डिपार्टमेंट डेटर को नोटिस भेज देगा, विजय माल्या को मत देना, ये पैसे हमें दे देना। डिटेल में अभी बात करते हैं। चौथा तरीका, आपकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर बेच दिया जाएगा। हम रोकेंगे 30 दिन तक, क्या 30 दिन तक या तो आप ड्यूज पे कर दो, या फिर आप जो उसको रख रखाव की कॉस्ट आएगी उस प्रॉपर्टी को, वो भी पे कर दो। अगर आप नहीं पे करते 30 दिन के अंदर प्रॉपर्टी बेच देंगे। अब उसमें से हम जो सेल अमाउंट आया उसमें से ड्यूज डिडक्ट करेंगे, बैलेंस अगर एक्सेस है तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट 5वां तरीका, सर्टिफिकेट प्रोसीडिंग। जिस जगह विजय माल्या रहता है या जिस जगह उसका बिजनेस प्लेस है, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक सर्टिफिकेट बनाकर देंगे कि इसमें हम ड्यूज लिखकर दे रहे हैं, ये इससे रिकवर करो एज अ लैंड रेवेन्यू। छठा तरीका, हम मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करेंगे, हमसे तो रिकवर हो नहीं पा रहा, तुम रिकवर करा के दे दो। तुम यूं मानो कि तुमने फाइन लगाया था, तो आप प्लीज रिकवर करा के दे दो। 7वां तरीका है बॉन्ड। आपने प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम बॉन्ड पढ़ा था, रिफंड के चैप्टर में आपने पढ़ा था बॉन्ड, आपने बॉन्ड फाइल कर रखा है जीएसटी में कहीं पे, तो बॉन्ड में जो अमाउंट तरीका लिखा हुआ रिकवर करने का, उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए इन 6 तरीकों के लिए भी रिकवरी हो सकती है। मतलब बॉन्ड में जो आपका अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा है तो ऐसे रिफंड में से पैसे काट लो, गुड्स बेच के रिकवरी कर लो, इस तरीके से भी रिकवरी हो सकती है। तो ये 7वां तरीका हो गया। अब जो आपका तीसरा तरीका था, इसे गार्निशिंग प्रोसीडिंग भी बोलते हैं, इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। डेटर में आपका बैंक भी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, अदर डेटर भी हो सकता है। इसके लिए इनको नोटिस भेजा जाएगा, सुनो भाई, तुम्हारे पास जो मनी ड्यू है या फ्यूचर में ड्यू होगी, या तुम अभी होल्ड करते हो या फ्यूचर में होल्ड करोगे, तो सुनो, ये हमें पे करना। हाँ जी, मान लीजिए विजय माल्या ने 5 करोड़ गवर्नमेंट को देने हैं, लेकिन इस डेटर से सिर्फ विजय माल्या को 2 करोड़ ही देने बनते हैं, तो इससे कितने ले सकते हैं? मैक्सिमम 2 करोड़ ही, 2 करोड़ ही लेंगे, तो विच इज लेस ये लेंगे। अच्छा, डेटर को अगर हमने नोटिस इशू किया, क्या इसे कंप्लाई करना जरूरी है? जी हाँ, अगर इस डेटर ने डिफॉल्ट किया, इसे हम विजय माल्या मानकर फिर रिकवरी करेंगे। मान लो बैंक ने या इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे इसको विजय माल्या को दे दिए, फिर हम बैंक को डिफॉल्टर विजय माल्या मान के उससे फिर रिकवरी करेंगे। अच्छा, बैंक इंश्योरेंस कंपनी के पास जब आप जाते हैं तो आपको पासबुक दिखानी पड़ती है, एफडी की कॉपी दिखानी पड़ती है, तो क्या डिपार्टमेंट को भी ये दिखाने पड़ेंगे क्या? उसके पास, डिपार्टमेंट के पास थोड़ा विजय माल्या की पासबुक या एफडी की कॉपी, तो यहां पर ये दिखाने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट, ये जो ऊपर नोटिस में टाइम दिया था इनको डेटर को पे करने के लिए, क्या टाइम एक्सटेंड हो सकता है? जी हाँ, या कम हो सकता है? जी, एक्सटेंड हो सकता है। हाँ जी, डेटर डिस्चार्ज हो जाएगा जितना उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। एग्जांपल, ए ने विजय माल्या को 1 लाख रुपए देने थे, ए ने गवर्नमेंट के नोटिस आने के बाद 60,000 गवर्नमेंट को दे दिए, तो क्या विजय माल्या इसको बोल सकता है कि मेरे को तो 1 लाख रुपए दे? नहीं, ये 60,000 से इसकी लायबिलिटी खत्म होगी, ये मान लिया जाएगा कि इसने विजय माल्या को पे कर दिया, तो अब ये 40,000 इससे रिकवर कर सकता है बाकी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर डेटर मिस्टर ए ने विजय माल्या को पेमेंट कर दी 1 लाख की नोटिस आने के बाद भी, तो फिर ये डेटर मिस्टर ए पर्सनली लायबल होगा, ये डेटर पर्सनली लायबल होगा, फिर इससे रिकवर किया जाएगा। हाँ, ये डेटर पर्सनली लायबल कब नहीं होगा? अगर मान लीजिए डेटर कहता है कि आपके नोटिस आने से पहले 10 दिन पहले मैं विजय माल्या को पे कर चुका था, या आपका नोटिस मेरे पास पहुंचा ही नहीं, या विजय माल्या को कुछ देना ही नहीं बनता, भले ही विजय माल्या अपनी बैलेंस शीट में मेरे को डेटर दिखा रखा हो, लेकिन मेरी बैलेंस शीट देखो, उसमें विजय माल्या को मैंने लायबिलिटी साइड पे दिखा नहीं रखा, ये तो विजय माल्या खामखा ही अपनी फेक बैलेंस शीट बनाकर बैठा हुआ है, तो मेरे को उसे कुछ पे करना ही नहीं बनता। हाँ जी, एक पॉइंट और, एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, ये क्या है जी, आपकी दिल्ली यूनिट से रिकवरी बनती है और उससे रिकवर नहीं हो पा रहा, आपका यूपी में भी एक रजिस्ट्रेशन है, क्या उससे रिकवरी हो सकती है? जी हाँ, उससे रिकवरी हो सकती है। सेम पैन पर जो दूसरा डिस्टिंक्ट पर्सन है उससे रिकवरी हो सकती है। नेक्स्ट, बॉन्ड वाला पॉइंट हमने आपको बता ही दिया। आपकी, हाँ जी, हमने ये पढ़ा था, एक एसएससी को या तो सीजीएसटी ऑफिसर एलोकेटेड होता है या एसजीएसटी ऑफिसर एलोकेटेड होता है। मानते हैं आपके एसएससी को एसजीएसटी ऑफिसर एलोकेटेड है,
ये एसजीएसटी ऑफिसर क्या सीजीएसटी के ड्यूज भी रिकवर कर सकता है? जी हाँ। मान लीजिए सीजीएसटी के ड्यूज बनते हैं 20,000, एसजीएसटी के ड्यूज बनते हैं 10,000, टोटल उससे रिकवर हो पाया 24,000 ही। अब ये 24,000 कौन रखेगा? क्या एसजीएसटी वाला पहले अपने पूरे 10,000 रख ले? नहीं, ये 20,000 इंटू 10,000 मतलब 2:1 की रेशियो में इस 24,000 को डिवाइड किया जाएगा, फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी और एसजीएसटी वालों को ये मिलेगा। ठीक है जी, ये हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हो गया जी सेक्शन 79। यहां हमारा डिमांड रिकवरी का चैप्टर कंप्लीट होता है।